सभी का बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल CS वाला पे। और यहाँ पे मैं प्रोफेसर दिशा कार्य आप सभी के लिए बिजनेस एनवायरनमेंट ये चैप्टर यहाँ पे लेकर आई हूँ। बिजनेस एनवायरनमेंट की अगर बात करें तो एनवायरनमेंट हमारा सराउंडिंग्स होता है, वैसे ही बिजनेस के सराउंडिंग में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है, फोर्सेस है जो बिजनेस को अफेक्ट जरूर करता है। अब इस चैप्टर की बात करें तो वैसे तो काफी ज्यादा इजी चैप्टर है। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, उसका जो दो इंपॉर्टेंट पार्ट है इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, प्लस माइक्रो एनवायरनमेंट क्या है, मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या है। उसके अलावा इस चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है, जिसको कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है जिससे इंडिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाया गया है, सो दैट हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सके, इंडिया को यहाँ पे एक बिजनेस हब बना सके, ये भी चैप्टर की एंड में एक कंसेप्ट आपको यहाँ पे दिया हुआ है। बाकी चैप्टर की शुरुआत करेंगे तो यहाँ पे आगे की चीजें तो समझ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे चैप्टर की सबसे पहले शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर मैं शुरुआत करती हूँ विद द कंसेप्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट या तो मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, तो देखिए दो शब्दों से ये बनाया गया कंसेप्ट है। एक आपका शब्द है यहाँ पे बिजनेस एंड दूसरा है एनवायरनमेंट, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करती हूँ तो बिजनेस एनवायरनमेंट में वो सारे इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फोर्सेस है या तो एस्पेक्ट्स है जहां पे ये चीजें कहीं ना कहीं बिजनेस और उसके काम, उसके प्लानिंग, उसके फंक्शनिंग को यहाँ पे अफेक्ट करती है। कुछ ऐसे फोर्सेस है जो बिजनेस के इंटरनल है, जैसे कि एम्प्लॉइज है, कस्टमर्स है, सप्लायर्स है, इन्वेस्टर्स है। ये चीजें बिजनेस के इंटरनल है, बिजनेस का एक हिस्सा है और ये बिजनेस कहीं ना कहीं कुछ हद तक कम से कम कंट्रोल कर सकता है। जैसे मेरे एम्प्लॉयज मान के चलिए एफिशिएंट नहीं है, अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो मैं उनको वार्निंग दे सकती हूँ, मैं उनको बदल सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। मेरा सप्लायर है, वो मुझे कांस्टेंट सप्लाई नहीं दे रहा है, देरी से मुझे यहाँ पे रॉ मटेरियल लाके दे रहा है, तो मैं दूसरा सप्लायर यहाँ पे रख सकती हूँ, उससे रॉ मटेरियल ले सकती हूँ। लेकिन कुछ फोर्सेस एक्सटर्नल भी है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी बदल गई, गवर्नमेंट ने कोई नया कायदा अनाउंस किया, तो क्या मैं उसको रोक सकती हूँ, क्या मैं उसको बदल सकती हूँ? नहीं। तो ऐसे केस में फोर्सेस जो है बिजनेस के इंटरनल भी है जो बिजनेस को अफेक्ट करेंगे, बिजनेस के एक्सटर्नल भी है, मतलब बिजनेस के कंट्रोल के बाहर है, बिजनेस के जो डिसीजन मेकिंग पावर है ना उसके बाहर है। लेकिन ये दोनों फोर्सेस कहीं ना कहीं बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स सबको दिए गए हैं, जैसे कि कस्टमर डिमांड है, उनके एक्सपेक्टेशंस है, सप्लाई एंड डिमांड है, मैनेजमेंट है, क्लाइंट्स है, सप्लायर्स है एंड ओनर्स है। ये सारे इंटरनल फैक्टर्स है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, जिसके हिसाब से बिजनेस को आप इजीली एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर मैं गवर्नमेंट एक्शंस की बात करूं, जैसे मैंने चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी बताई, गवर्नमेंट का कोई नया कायदा आया, उसके अलावा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस कहो, अब हम सभी को पता है कि भाई टेक्नोलॉजी कितनी फास्ट 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 बदलती है, तो क्या इसको हम रोक सकता है? नया फोन का मॉडल है, नया लैपटॉप का मॉडल है, आप रोक सकते हो? मशीनरी अपग्रेड हो गई, आप रोक सकते हो? नहीं। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे सोशल ट्रेंड्स एंड मार्केट ट्रेंड्स है, जैसे कि फैशन कितने इजीली बदल जाती है ना। पहले नैरो जीन्स की फैशन थी, फिर थोड़ी सी ब्रॉड हो गई, अब एकदम ब्रॉड हो गई, तो आप क्या उसको रोक सकते हो? क्या कह सकते हो नहीं नहीं हमारा अभी तक स्टॉक पड़ा है, आप फैशन बदलो मत? नहीं। तो ये जो टेस्ट है, प्रेफरेंसेस ऑफ कस्टमर्स है, उनकी जो लाइफस्टाइल है, उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है, इसी को सोशल ट्रेंड्स एंड मार्केट ट्रेंड्स यहाँ पे कहा जाता है। साथ ही साथ एक कंट्री का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, एक कंट्री की जो इकोनॉमिक पोजीशन है, कभी इन्फ्लेशन आ गया, कभी डिप्रेशन आ गया, हम इसको रोक नहीं सकते। ये सारे फैक्टर्स बिजनेस के बाहर है, एक्सटर्नल फोर्स है और साथ ही साथ बिजनेस के कंट्रोल के भी बाहर है, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स को अगर मैं टोटल करूंगी, मतलब हर वो फैक्टर जो चाहे बिजनेस की इंटरनल हो या फिर बिजनेस की एक्सटर्नल हो, लेकिन बिजनेस को, उसकी फंक्शनिंग को, उसके प्लानिंग को, उसके प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट जरूर करता है। ये सारे फैक्टर्स मिलाकर बनता है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। तो मैं कह सकती हूं सिंपल शब्दों में, अगर मैं इसको कहना चाहूं तो मैं लिख सकती हूं बिजनेस एनवायरनमेंट is the total of
all internal and external factors that affect the business. ठीक है, वो सारे फैक्टर्स चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, चाहे बिजनेस के कंट्रोल में हो या उसके कंट्रोल के बाहर हो, ये सारे फैक्टर्स जो बिजनेस और उसके डिसीजंस को, उसके प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, इन्हीं को मैं यहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट कहती हूँ। ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट। अब देखिए एक रफ आपको यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया गया है कि फैक्टर्स एग्जैक्टली यहाँ पे क्या है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ आपके मार्केट फोर्सेस, तो मार्केट फोर्सेस में आपके मार्केट सेगमेंट्स है, लोगों की नीड्स एंड डिमांड्स है, स्विचिंग कॉस्ट है, रेवेन्यू अट्रैक्टिवनेस है, ये सारे मार्केट फोर्सेस है जो बिजनेस के ऊपर अफेक्ट करते हैं या बिजनेस एनवायरनमेंट के हिस्सा है। वैसे ही अगर मैं मैक्रो इकोनॉमिक फोर्सेस की बात करूं तो इसमें जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ग्लोबल मार्केट कंडीशंस है, देखिए एक होती है कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन, बट जब आप ग्लोबल लेवल पे ट्रेड कर रहे हो तो सिर्फ आपकी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन नहीं, पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसमें जो चेंजेस है, उसमें जो अप्स एंड डाउन है वो आपके बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है। तो इसी को हम मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस यहाँ पे कहते हैं। उसके अलावा इंडस्ट्रियल फोर्सेस है, ठीक है, जैसे आपके स्टेक होल्डर्स है, सप्लायर्स है, कॉम्पिटिंग सर्विसेज है, पोटेंशियल कॉम्पिटिटर्स है, मार्केट में आपके प्रोडक्ट को लेके कितने कॉम्पिटिटर्स है, कम है या ज्यादा है, ज्यादा कॉम्पिटिटर्स अगर बढ़ते जा रहे हैं तो आपके बिजनेस के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट होगा, अगर आपके कॉम्पिटिटर्स सर्वाइव नहीं कर पा रहे, कॉम्पिटिशन कम होते जा रहा है तो बिजनेस के लिए पॉजिटिव होगा। सिमिलरली यहाँ पे आपके की ट्रेंड्स है, ठीक है, टेक्नोलॉजी में बदलाव आना, लोगों की लाइफस्टाइल में बदलाव आना, लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में बदलाव आना एंड सो ऑन। समझने की बात यह है कि एक फैक्टर नहीं होता है जिसका असर बिजनेस के ऊपर हो रहा है, हमारे आजू बाजू अनगिनत ऐसे फैक्टर्स है जो बिजनेस और उसकी फंक्शनिंग और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करे। इकोनॉमिक कंडीशंस हो सकती है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो सकते हैं, लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में चेंजेस हो सकते हैं, सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट में चेंजेस हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है। तो इस सारे फैक्टर्स को समझना, इनमें आने वाले चेंजेस को समझना, इनको प्रेडिक्ट करना और अपने बिजनेस को इसके मुताबिक एडजस्ट करना जरूरी है, क्योंकि अगर हम ये नहीं कर पाए तो इसकी वजह से हमारे बिजनेस को काफी बार नुकसान, थ्रेट हो सकता है, हमारे प्लान्स फेल हो सकते हैं, हमारी पॉलिसीज फेल हो सकती है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्या है, तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, बट आप इसको इंपॉर्टेंस कहो, आप इसको सिग्निफिकेंस कहो, इट इज वन एंड द सेम। क्यों बिजनेस एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट है? ठीक है, माना ये हमारा सराउंडिंग है, ये हमारे फैक्टर्स है, ये बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, बट ये बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करना, ये बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर्स को स्टडी करना, इनको फोकस करना क्यों जरूरी है? तो सबसे पहले कारण है कि बिजनेस एनवायरनमेंट इतना इंपॉर्टेंट इसके लिए है क्योंकि ये आपको मदद करता है टू आइडेंटिफाई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। देखिए बच्चा, अगर मैं मार्केट ट्रेंड को स्टडी करती हूँ, एक बेस्ट ऑफ द एग्जांपल्स मैं आपको देती हूँ मारुति सुजुकी का। मारुति सुजुकी इंडिया में पहली ऐसी कंपनी थी जिसने आइडेंटिफाई किया था, मार्केट को समझते हुए, मार्केट रिसर्च करते हुए, कि इंडिया में जो अफोर्डेबल कार्स है ना उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। ठीक है, आज भी अगर आप देखोगे तो रोड के ऊपर अगर 10 से 12 गाड़ी जा रही है ना तो उसमें 50% हो सकता है मारुति सुजुकी होगी। सबसे ज्यादा सेलिंग कार ब्रांड है वो। क्यों है? क्योंकि उसने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था कि इंडिया में ऐसे अफोर्डेबल कार्स जो एक मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास भी अफोर्ड कर सके, ऐसी कार्स की जरूरत है, और ऐसी कार्स बनाकर उन्होंने इंडियन मार्केट में यहाँ पे लॉन्च करी, जो कंपेयर टू बाकी कार के जो ब्रांड्स है या उनके जो कॉम्पिटिटर्स है, उनके कंपटीशन में प्राइसिंग में काफी ज्यादा कम थी। तो ये चीज हमने आइडेंटिफाई करी, ये एक मौका था, ठीक है, जहां पे आप कस्टमर्स को अपना प्रोडक्ट सेल कर पा रहे थे, मौका था, अपॉर्चुनिटी थी, फायदा उठाया, मैक्सिमम बेनिफिट मिला। तो जब हम बिजनेस एनवायरनमेंट एनालिसिस करते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं, तो ऐसा कोई भी अगर अपॉर्चुनिटी है, कोई भी हमें लगता है कि चलो यहाँ पे मौका है, यहाँ पे हमें फायदा हो सकता है, वो हम पहचान के उस मौके का पूरा फायदा ले सकते हैं। तो आइडेंटिफाइंग एन अपॉर्चुनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे ही एक एग्जांपल यहाँ पे रेड बस का दिया है। ठीक है, तो इंडिया की जो नीड है फॉर टिकट बुकिंग बॉदर्ड मिस्टर
परिंदर समा। ठीक है, देखो बेटा एक्चुअली यहाँ पे रेड बस की स्टोरी है, स्टोरी तो बहुत लंबी है बट शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, पहले कैसे था कि आपको कोई भी टिकट अगर बुक करनी है, चाहे रेलवेज की टिकट बुक करनी है, बस की टिकट बुक करनी है, कहीं पे जाना है, तो आपको यहाँ पे जो काउंटर्स है, जो टिकट बुकिंग सेंटर्स होते हैं, वहां पे आपको जाना है। वहां पे जाओगे, लंबी सी लाइन होगी, लाइन में खड़े रहोगे, फिर भी गारंटी नहीं होती कि आपको टिकट मिलेगी। अब बस फुल हो गई, ट्रेन फुल हो गई, तो टिकट कहाँ से मिलेगी, विंडो क्लोज कर देंगे। तो यही चीज उनको बॉदर कर रही थी कि बाबा ठीक है, मैं इतने दूर तक तो जाता हूँ, इतने दूर ये रिजर्वेशन काउंटर है, वहां तक जाता हूँ, फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि बाबा मेरे को रिजर्वेशन मिलेगा, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, इतनी दूर तक चल के जाना पड़ेगा। तो इस इश्यू को उन्होंने एक मौका, एक अपॉर्चुनिटी, एक मार्केट के तौर पे यहाँ पे आइडेंटिफाई किया और फिर दूसरे लोगों के साथ मिलकर उन्होंने यहाँ पे रेड बस को क्रिएट किया। तो ये एक अपॉर्चुनिटी था, ये एक मौका था, ये एक प्रॉब्लम थी जो उन्होंने आइडेंटिफाई करी और ये प्रॉब्लम को उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी, एक सोल्यूशन में यहाँ पे कन्वर्ट किया। राइट, नेक्स्ट क्या है, तो दैट इज हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। सबसे पहले व्हाट इज यूजफुल रिसोर्सेज, जैसे कि अगर मान के चलिए आज के डेट की मैं बात करूं, आज जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है, जो गवर्नमेंट का सपोर्ट फॉर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स या इको फ्रेंडली व्हीकल्स है, बहुत बढ़ते जा रहा है। जैसे जैसे पेट्रोल की और डीजल की डिमांड बढ़ती जा रही है, ये चैलेंज हो चुका है कि फ्यूचर में क्या ये हमारे पास बचेगा, बिकॉज एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, कल उठ के एग्जॉस्ट हो गया तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। दूसरा, जिस तरीके से पूरे ग्लोब लेवल पे पोल्यूशन बढ़ते जा रहा है, इको फ्रेंडली एनर्जी सोर्स को इस्तेमाल करना बहुत जरूरी हो चुका है और हमारे पास अभी ऑप्शंस आ चुके हैं कि हम सीएनजी कार्स है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स कार्स है, लेस पोल्यूटेंट जो यहाँ पे कार्स होती है, इसका इस्तेमाल करें। तो गवर्नमेंट इन कार्स को सपोर्ट कर रही है, लोग इसका इस्तेमाल यहाँ पे बढ़ाते जा रहे हैं, तो बहुत सारी कंपनीज ऐसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा रही है। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाओगे, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बनाओगे, तो आपको उनके मुताबिक जो मैकेनिज्म है, जो उनकी बैटरीज है, उसकी जरूरत पड़ेगी, चार्जिंग स्टेशंस की जरूरत पड़ेगी। तो ये रिसोर्सेस को इकट्ठा करना कि ठीक है अभी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स है, उसकी डिमांड बढ़ रही है तो हम उसका प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, तो उसके लिए जो भी रिसोर्सेज है उसको मार्केट में हम कलेक्ट करेंगे एंड अकॉर्डिंगली हम प्रोडक्ट को बनाएंगे कि बाबा फ्यूचर में इसकी डिमांड बढ़ने वाली है तो अकॉर्डिंगली हम ये प्रोडक्ट्स को यहाँ पे मैन्युफैक्चर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, तो दैट इज कोपिंग विद द चेंज। बदलाव को रोका नहीं जा सकता है बट बदलाव के मुताबिक एडजस्ट किया जा सकता है। पहले तो टेलीफोन्स ही नहीं थे, फिर लैंडलाइन फोन्स आए, फिर कॉर्डलेस फोन आए, फिर मोबाइल फोन्स आए जो ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन वाले थे, उसके बाद थोड़ा सा कलर स्क्रीन आया, उसके बाद टच स्क्रीन आया, उसके बाद स्मार्टफोन आया। तो क्या हम ये बदलाव को रोक पाए? नहीं, बट हम भी उसके मुताबिक एडजस्ट होते गए। पहले हम भी टेलीफोन्स यूज करते थे, फिर हमने भी कॉर्डलेस यूज करना शुरू करा, फिर हमने भी सेलफोन्स यूज करना शुरू करा। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि एज ए बिजनेस आप चेंजेस को रोक नहीं सकते, बट आप इन चेंजेस को यहाँ पे स्टडी करके, आने वाले चेंजेस के बारे में पता करके अकॉर्डिंगली आप अपने बिजनेस को एडजस्ट कर सकते हो, अकॉर्डिंगली आप ये चेंजेस को यहाँ पे अपना सकते हो। और एक एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है नोकिया का, जो कि एक क्लासिक एग्जाम्पल माना जाता है। ठीक है, एक टाइम ऐसा था जब नोकिया को किंग ऑफ सेलफोन मार्केट माना जाता था, मेजॉरिटी इसी के फोन्स बिकते थे, सभी के हाथ में इसी के फोन्स यहाँ पे दिखते थे। लेकिन आज नोकिया मार्केट में दिखता तक नहीं है। अगर आप 10 लोग को देखोगे तो 10 में से एक के हाथ में भी नोकिया मिलेगा, इसके चांसेस बहुत कम है। तो यहाँ पे नोकिया इतना बड़ा जो किंग ऑफ द मार्केट था, फेल कैसे हुआ? इसका मेन कारण था कि वो ये जो एंड्रॉइड ओएस है ना, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, वो अपने स्मार्टफोन में टाइम से इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाया। जब बहुत सारे फॉरेन ब्रांड्स इंडिया में सेलफोन मार्केट में आ गए, नोकिया ये सर्वाइव नहीं कर पाया। वो जिस तरीके के फीचर्स दे रहे थे, जिस तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम दे रहे थे, ठीक है, यूजर इंटरफेस दे रहे थे, फीचर्स दे रहे थे, नोकिया वो नहीं दे पाया और इसीलिए लोगों ने यहाँ पे नोकिया खरीदना बंद कर दिया। उसकी यहाँ पे जो मार्केट सेल्स है वो ड्रॉप हो गई और स्लोली वो मार्केट से एग्जिट कर गया। तो अगर ये बदलाव के साथ बेटा आप अपने बिजनेस को एडजस्ट नहीं करोगे, आप यहाँ पे मार्केट में सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। ठीक है,
नेक्स्ट क्या है, तो दैट इज असेस इन प्लानिंग। अब प्लानिंग हम करते हैं तो आज के लिए प्लान करते हैं नहीं। एज ए बिजनेस हम कहते हैं प्लानिंग इज ऑलवेज फ्यूचरिस्टिक। हम आगे के लिए प्लान करते हैं कि ठीक है ये हमारा गोल है, तो नेक्स्ट 1 साल में हम क्या चीजें करेंगे जिससे हम अपने गोल को अचीव कर सके। तो प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए होती है, आगे की सोचकर होती है। तो ऐसे केस में एज अ बिजनेस अगर आप फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हो तो आज जो कंडीशंस है, आज जो बिजनेस एनवायरनमेंट फैक्टर्स है उसके मुताबिक प्लान नहीं कर सकते। आने वाले जो चेंजेस है, फ्यूचर जो चेंजेस है, कल उठ के क्या चेंजेस होंगे, ये आपको प्रेडिक्ट करना होगा, फोरकास्ट करना होगा, अकॉर्डिंगली आपके प्लान्स बनाने होंगे, वरना प्लान्स भी फेल हो जाएंगे। आज जो मार्केट की परिस्थिति है उसके मुताबिक मैंने प्लान किया, प्लान करके 1 महीना हो गया, प्लान इंप्लीमेंट करूंगी, अरे 2 महीने बाद 6 महीने बाद भी वही मार्केट कंडीशन होगी क्या? शायद नहीं। तो ये आने वाले चेंजेस को भी फोकस करना इंपॉर्टेंट है, जो कि हम एनवायरमेंटल स्कैनिंग करके कर सकते हैं। डिफरेंट फैक्टर्स को समझ के, जो मार्केट ट्रेंड्स है उसको समझ के, उसका अंदाजा लगा के ये आने वाले चेंजेस को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं एंड उनके मुताबिक हमारे प्लान्स कर सकते हैं, जो कि चेंजेस के मुताबिक आगे एडजस्ट हो जाए, राइट। नेक्स्ट क्या है, तो हेल्प्स इन इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस। एज अ बिजनेस अगर आप चाहते हो कि आप मार्केट में सर्वाइव करो, आप सक्सेसफुल बनो, आप कंपटीशन में टिक पाओ, तो बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना, उसके मुताबिक अपने आप में, अपने प्लान्स में, अपने पॉलिसीज में चेंजेस लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सामने दिख रही है कोई अपॉर्चुनिटी तो उसको ग्रैब करना, कोई खतरा दिख रहा है तो उससे बचने की कोशिश करना। ये तभी हो सकता है जब आप बिजनेस एनवायरनमेंट को समझो, जब आप होने वाले चेंजेस को प्रेडिक्ट करो, उसके मुताबिक आपके बिजनेस को एडजस्ट करो। एक सिंपल से एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। मान के चलिए कि मुझे पता चला कि नेक्स्ट 6 महीने में एक बड़ा सा कॉम्पिटिटर मार्केट में आने वाला है। ठीक है, कॉम्पिटिटर आने वाला है, आप उसको रोक नहीं पाओगे, लेकिन अगर ये कॉम्पिटिटर आता है तो इसके सामने हमें सर्वाइव करना है। तो क्या चेंजेस लाएंगे बिजनेस में, प्रोडक्ट में क्या चेंजेस लाएंगे, क्या प्राइसिंग चेंजेस लाएंगे, क्या ऑफर्स रन करेंगे, क्या हमारी स्ट्रैटेजी होगी टू सर्वाइव कॉम्पिटिशन, ये तो हम पहले से सोच सकते हैं। सो दैट कॉम्पिटिटर आने से नहीं रोक पाएंगे बट उसके लिए तैयारी तो कर पाएंगे। इस चीज से बिजनेस यहाँ पे प्रॉपर प्लानिंग कर सकता है, स्ट्रैटेजीज बना सकता है और मार्केट में यहाँ पे इजीली सर्वाइव कर सकता है, चेंजेस को अपना सकता है और ऐसे ही एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, तो दैट इज अ फीचर्स इन्फ्लुएंसिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। आप इसको फीचर्स कह लो, आप इसको कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हो, दोनों चीजें यहाँ पे वन एंड द सेम है। ठीक है, तो हम इसको फीचर्स भी कहते हैं, हम इसी को कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं, हम इसी को नेचर भी कहते हैं। तो व्हाट आर द फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट? सबसे पहला फीचर कहता है कि ऑल द एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। बिजनेस एनवायरनमेंट में जो भी फैक्टर्स है वो बिजनेस के कंट्रोल के बाहर है, इसको हमेशा याद रखना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी टेक्नोलॉजी है, गवर्नमेंट की कोई नई पॉलिसी है, कोई कायदा बदल गया, कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशंस बदल गई, कंट्री के स्टॉक मार्केट के प्राइसेस में चेंजेस आ गए, तो ये सारे फैक्टर्स बिजनेस के एक्सटर्नल है, आउटसाइड द बिजनेस है एंड आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस है, बट ये फैक्टर्स फिर भी बिजनेस को जरूर अफेक्ट करते हैं और इसीलिए इनको समझ के अकॉर्डिंगली बिजनेसेस में चेंजेस लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं बार बार रिपीट कर रही हूं, चेंजेस को रोक नहीं सकते बट उसको समझकर उसके मुताबिक बिजनेस को एडजस्ट करके, प्लान करके जरूर चला सकता है। नेक्स्ट क्या है, तो दैट इज ओवर आर्किंग फैक्टर्स। ओवर आर्किंग फैक्टर्स का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि देखिए, ठीक है, एक सिंपल सा आपको एग्जांपल देती हूँ। कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिसका असर सारे बिजनेस पे होता ही होता है, किसी पे कम किसी पे ज्यादा बट होता ही होता है। जैसे कि गवर्नमेंट ने अनाउंस की थी डीमोनेटाइजेशन पॉलिसी, नोटबंदी। अब नोटबंदी का असर जो है सारे बिजनेसेस पे हुआ। जब कोविड-19 आया और इंडिया की इकोनॉमी में यहाँ पे बदलाव आया, इंडिया की इकोनॉमी गिरी थी, रादर वर्ल्ड इकोनॉमी यहाँ पे क्रैश हुई थी, तो इसका असर सभी बिजनेसेस पे हुआ था, किसी पे कम किसी पे ज्यादा बट हुआ तो था। तो इसी को कहते हैं ओवरआर्किंग फैक्टर्स, कि इनका जो इम्पैक्ट है वो सभी बिजनेसेस पे होता है, कुछ पे कम होता है, कुछ पे ज्यादा होता है, कुछ पे पॉजिटिव होता है, कुछ पे नेगेटिव होता है, बट अफेक्ट
हर एक बिजनेस यहाँ पे होता है। तो ये फैक्टर्स को पहले से समझ के उसके मुताबिक प्लान करना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट क्या है, तो इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक फैक्टर्स। ये एग्जैक्टली ऑपोजिट टू ओवरआर्चिंग या तो जनरल फैक्टर्स या जनरल फोर्सेस यहाँ पे है। जनरल फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स है जो सभी बिजनेसेस को इन जनरल अफेक्ट करता है। गवर्नमेंट का कायदा बदला तो सभी के ऊपर लागू होता है, सभी को अफेक्ट करता है, राइट। वैसे ही कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन अगर चेंज होती है, इन्फ्लेशन आता है, डिफ्लेशन आता है, तो सभी बिजनेसेस को अफेक्ट करता है, किसी पे कम किसी पे ज्यादा, बट अफेक्ट करता है। स्पेसिफिक फोर्सेस ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो उसी पर्टिकुलर बिजनेस से रिलेटेड है या उसी को अफेक्ट करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे बिजनेस के जो भी कस्टमर्स है, उनकी जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है, उनकी जो पसंद है वो बदल चुकी है, तो ये मेरे बिजनेस को अफेक्ट करेगी। अगर वही आपके कस्टमर्स नहीं है तो आपको उससे कोई लेना देना ही नहीं है। मेरे वर्कर्स है, अगर वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं तो मेरे बिजनेस को अफेक्ट करेगा, आपके बिजनेस को नहीं करेगा। तो स्पेसिफिक फोर्सेस या स्पेसिफिक फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस से जुड़े होते हैं और उनमें आने वाले चेंजेस उसी बिजनेस के ऊपर अफेक्ट करता है, बाकी बिजनेसेस पे इसका ना के बराबर असर होता है। नेक्स्ट क्या है, तो दैट इज द इंटर रिलेशन ऑफ द फैक्टर्स। देखिए बेटा, सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि कोविड के बाद बहुत सारे जो लोग हैं अपनी हेल्थ, अपनी इम्यूनिटी के ऊपर यहाँ पे फोकस करने लगे, बिकॉज लोग अभी थोड़ा सा ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हैं, इम्यूनिटी पे फोकस कर रहे हैं, शुगर इनटेक पे फोकस कर रहे हैं। आप देखोगे तो मार्केट में प्रोडक्ट्स जैसे प्रोटीन बार है, शुगर फ्री है, नॉट फ्राइड बेक्ड आइटम्स है, ठीक है, नो शुगर आइटम्स है, ये प्रोडक्ट्स मार्केट में यहाँ पे इंक्रीज हो चुके हैं क्योंकि लोगों की डिमांड इंक्रीज हो चुकी है। जैसे जैसे लोगों की डिमांड और बढ़ेगी, इनकी भी यहाँ पे जो सप्लाई है या यहाँ पे जो वेरिएंट्स है और इंक्रीज होंगे। तो बिकॉज लोगों की डिमांड इन प्रोडक्ट्स की बढ़ी तो इन प्रोडक्ट्स का सप्लाई यहाँ पे इंक्रीज हुआ, मतलब दोनों फैक्टर्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, तो दैट इज अनसर्टेन फैक्टर्स या इसको अनसर्टेनिटी कहा जाता है। बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रेडिक्ट किया जा सकता है, फोरकास्ट करने की कोशिश की जा सकती है, बट आप कभी भी कोई भी चीज की भविष्यवाणी एक्यूरेटली नहीं कर सकते। हमने मार्केट स्टडी किया, मार्केट रिसर्च किया, हमने कुछ फैक्टर्स को प्रेडिक्ट किए, अंदाजा लगाया, ठीक है, बट 100% सही अंदाजा लगाया हर बार ये पॉसिबल नहीं होता है। और इसीलिए आपको सडन सरप्राइजेस के लिए कि कभी कोई फैक्टर जो आपने सोचा नहीं था अचानक से बदल गया, अचानक से गवर्नमेंट ने डीमोनेटाइजेशन रातों रात ला दी, ऐसी चीजों के लिए आपको तैयारी रखनी पड़ती है। यहाँ पे कोई भी चीज फिक्स नहीं है, कोई भी बदलाव कभी भी कहीं पे भी आ सकता है। अनसर्टेनिटी इन फ्यूचर है, कल क्या होगा कैसे होगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो हर तरीके से बिजनेस को तैयारी तो रखनी पड़ती है बॉस। नेक्स्ट क्या है, तो दैट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, या तो इसको आप एक तरीके से डायनामिक भी कह सकते हो, ठीक है। जब मैं कहती हूँ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है तो डायनामिक इन नेचर, तो इसका मतलब ये है कि फैक्टर्स ऐसा नहीं है कि हर 2 महीने बदलेंगे, हर 6 महीने बदलेंगे, हर साल में बदलेंगे। नो, ये फैक्टर्स कभी भी कहीं भी कोई भी फैक्टर बदल सकता है। 1 महीने में, 1 दिन में, 1 हफ्ते में, 6 महीने में, 1 साल में, ये फैक्टर्स बार बार लगातार चेंज होते रहता है। टेक्नोलॉजी बार बार लगातार चेंज होते रहती है, लोगों की पसंद नापसंद चेंज होते रहती है। तो ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट फैक्टर्स है इनमें चेंजेस कांस्टेंट है, ये रेगुलरली कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं। आप इनको एक्यूरेटली प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट क्या है, तो दैट इज हाईली रिलेटिव, या इसको एक तरीके से रिलेटिविटी भी कहा जाता है। हाईली रिलेटिव या रिलेटिविटी का मतलब क्या है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट के जो भी फैक्टर्स है वो डिफर करते हैं फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। फॉर एग्जांपल, एक बेसिक से आपको मैं यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ। अगर हम साड़ीज की डिमांड की बात करें तो इंडिया में साड़ी एक तरीके से ट्रेडिशनल आउटफिट है, तो इसका डिमांड बहुत ही ज्यादा है। बट क्या यही चीज यूएसए, यूके, जर्मनी यहाँ पे अप्लाई होगी? नहीं, बिकॉज इंडिया में साड़ी एक ट्रेडिशनल आउटफिट है, लोग इसको प्रेफर करते हैं, तो इसीलिए इंडिया में साड़ी की डिमांड ज्यादा है। बट यूएसए, यूके में ये उनका ट्रेडिशनल आउटफिट नहीं है, तो उसकी डिमांड उतनी ज्यादा नहीं होगी। चेंजेस,
ठीक है, जगह टू जगह या कंट्री टू कंट्री या प्लेस टू प्लेस ये बिजनेस एनवायरनमेंट, उसके फैक्टर्स बदल सकते हैं, वेरी कर सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट के ऊपर जाते हैं जो कि है द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दैट इज द डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अभी तक ये तो समझ लिया कि फैक्टर्स में बदलाव बार बार आते हैं, ये फैक्टर्स बिजनेस पे असर करते हैं, अकॉर्डिंगली बिजनेस को प्लान करना है, पर क्या है ये फैक्टर्स? तो इसमें सबसे पहला फैक्टर है जिसको हम यहाँ पे कहते हैं द टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट या टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स जो है द फास्टेस्ट चेंजिंग फैक्टर्स यहाँ पे माने जाते हैं। कोई भी अगर नई टेक्नोलॉजी बन रही है, कोई भी अगर इनोवेशन आ रहा है, कोई भी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी में अपग्रेड आ रहा है, जैसे कि फोन्स है तो हर 2-4 महीने नया मॉडल जब रिलीज होता है तो उसमें नए फीचर्स आते हैं, अपग्रेडेशन आता है, ये भी एक टेक्नोलॉजिकल चेंज है। अगर कोई नए प्रोडक्ट का, कोई नए इक्विपमेंट का आविष्कार होता है तो ये भी एक टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी में अगर कोई भी अपग्रेडेशन आता है, कोई भी नए फीचर्स आते हैं, कोई भी नया इनोवेशन आता है, तो ये सारी चीजें टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स या टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में आता है। ठीक है, अब इससे जो रेवेन्यू है दे में ड्रास्टिकली फॉल एज इट इवॉल्व्स बिजनेस स्ट्रेटेजी। एक एग्जांपल यहाँ पे गिवन है। For instance, brands will lose money if firms switch to e-commerce models but are forced to continue accepting offline orders. ठीक है, एक एग्जाम्पल और है, business that creates GPS navigation system for cars if they continue to just serve automotive firms and don't diversify into mobile device and other industry, brand may experience decline in revenue. कहने का मतलब क्या है? अगर मान के चलिए हम एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, मैं और थोड़ा सा सिंपल एग्जांपल आपको देना चाहूंगी। मान के चलिए कि हम एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे फैक्ट्री के प्रोडक्शन में। अचानक से मार्केट में न्यू टेक्नोलॉजी आई है जिससे बेहतर प्रोडक्ट्स बना सकता है। अब मेरे पास हो सकता है कि उतनी अफोर्डेबिलिटी नहीं है या फिलहाल वो पोजीशन में नहीं हूं कि मैं टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करूं। मेरे कॉम्पिटिटर ने कर दी, अब उसका प्रोडक्ट मेरे से बेहतर बन रहा है, वही प्राइसिंग पे कोई मेरा प्रोडक्ट खरीदेगा? शायद नहीं। आजकल हर बिजनेस ने अपनी चीजें ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आजकल ऑनलाइन शॉपिंग ज्यादा करते हैं, दुकानों में ना जाते हुए घर बैठे खरीदते हैं। तो ये बिजनेसेस ऑनलाइन भी बेच रहा है, अब ऑफलाइन भी बेच रहे हैं, तो दोनों जगह खर्चा हो रहा है ना। पहले कैसे था, या तो खुद की दुकान है या तो सिर्फ ऑनलाइन बेच रहे हो, बट अब आ चुका है हाइब्रिड मॉडल, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी दोनों करो। अब दोनों करोगे तो खर्चा बढ़ेगा ना। तो देखिए, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन आता है तो नई टेक्नोलॉजी के मुताबिक बिजनेस को एडजस्ट करने में खर्चा तो जरूर बढ़ता है, कॉस्ट तो बिजनेस का जरूर यहाँ पे इंक्रीज होता है, बट ये टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स के मुताबिक बिजनेस को एडजस्ट करना, बिजनेस को उसके मुताबिक अडेप्ट करना भी जरूरी है, वरना मार्केट में आप कंपटीशन सर्वाइव बेटा नहीं कर पाओगे। आज दुकानों में जाओगे तो ज्यादातर लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं, आप बोलोगे नहीं हम क्यूआर कोड नहीं रखते, नहीं हम ऑनलाइन पैसे नहीं लेते, नहीं हमें तो नेट बैंकिंग नहीं आती, तो नहीं चलेगा बॉस, नहीं चलेगा, राइट। नेक्स्ट क्या है, तो दैट इज पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स। देखिए, सबसे पहले ये समझिए, पॉलिटिकल फैक्टर्स अलग है, लीगल फैक्टर्स अलग है। पॉलिटिकल फैक्टर्स का मतलब है एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो नेशनल गवर्नमेंट हो, कोई भी हो। अगर गवर्नमेंट कोई भी नई पॉलिसी अनाउंस करता है, कोई भी चेंजेस इन टैक्सेशन सिस्टम अनाउंस करता है, तो इस सारे जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है, प्लान्स है, चेंजेस है, ये सभी को हम पार्ट ऑफ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कहते हैं। चाहे डीमोनेटाइजेशन पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने अनाउंस की वो हो, स्वच्छ भारत अभियान हो, स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम हो, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव हो, कोई भी ऐसा प्लान है, प्रोग्राम है, पॉलिसी है जो गवर्नमेंट अनाउंस करता है, जिसका अफेक्ट एक बिजनेस के ऊपर होता है, उसको हम पॉलिटिकल फैक्टर्स यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लीगल फैक्टर्स की बात करूं, तो हर एक देश का अपना लॉ ऑफ लैंड होता है, हर एक देश के अपने कायदे कानून होते हैं। एक सीए स्टूडेंट बन के कायदे ये तो मुझे बताना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे हम कंट्री में डिफरेंट लॉज या एक्ट्स या कायदे कानून फॉलो करते हैं, जैसे कि कंपनीज एक्ट है, कंज्यूमर्स एक्ट है, फैक्ट्रीज एक्ट है, मिनिमम वेजेस एक्ट है, एम्प्लॉय वेलफेयर एक्ट है, एंड सो ऑन। समय से आगे मतलब टाइम टू टाइम यहाँ पे आप कह सकते हो कहीं ना कहीं ये जो कायदे हैं, ये जो एक्ट्स है, इनमें चेंजेस आना, अमेंडमेंट्स आना, न्यू एक्ट्स का आना आम बात है।
तो ये जो भी न्यू चेंजेस आते हैं इन द लॉ ऑफ लैंड या अमेंडमेंट्स आते हैं या नई एक्ट्स आती है, ये सारे चेंजेस को हम यहाँ पे लीगल फैक्टर्स कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ये चीजें भी यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बिजनेस को अफेक्ट जरूर कर सकती है। ठीक है, आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट, जो कि है डेमोग्राफिक्स या डेमोग्राफी ऑफ अ कंट्री। बेसिकली डेमोग्राफिक्स या डेमोग्राफी ऑफ अ कंट्री क्या है? तो एक कंट्री का जो टोटल पॉपुलेशन है, हम अगर उसको यहाँ पे डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर या इनकम या डिफरेंट एज ग्रुप्स, तो इसको हम कहते हैं एक कंट्री के डेमोग्राफिक। जैसे इंडिया वन ऑफ द हाईएस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ यूथ पॉपुलेशन माना जाता है। ठीक है, a country with the maximum, one of the countries with the maximum youth population, इंडिया को यहाँ पे माना जाता है। तो ये जो डेमोग्राफिक्स है, एक कंट्री उसके जो परचेसिंग है, उसके जो प्रोडक्ट की डिमांड्स है, उसके ऊपर अफेक्ट जरूर करता है। तो हमारी टारगेट मार्केट को स्टडी करना, हमारे टारगेट मार्केट में जो कस्टमर्स है, कितने मेन है, कितने विमेन है, क्या एज ग्रुप पे है, क्या उनका इनकम लेवल है, क्या उनकी लाइफस्टाइल है, इनको देखकर अकॉर्डिंगली हमारे बिजनेस प्लान्स को करना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे पता चलता है कि मेरी टारगेट मार्केट ज्यादातर यंगस्टर्स है, तो यंगस्टर्स के मुताबिक मैं प्रोडक्ट बनाऊंगी, उसकी पैकेजिंग बनाऊंगी, उसकी डिजाइनिंग बनाऊंगी, उस तरीके से बनाऊंगी। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं टाइटन की बात करूं, तो टाइटन का एक सब ब्रांड है यहाँ पे फास्ट ट्रैक, बट फास्ट ट्रैक के जो भी मॉडल्स है या जो भी डिजाइनिंग है, उनका मेन फोकस यहाँ पे जो यंग जनरेशन है उसके ऊपर है। मैं स्पेसिफिकली टाइटन रागा की बात करूं, तो ये सेगमेंट उन्होंने डिजाइन किया है एज ए लग्जरी ब्रांड, तो थोड़ा सा जो हायर इनकम ग्रुप है उनके लिए ये ब्रांड यहाँ पे डिजाइंड है। तो ऐसे सब ब्रांड्स क्यों बनाता है? क्योंकि हम डिफरेंट लोगों के ऊपर, डिफरेंट टारगेट कस्टमर्स या एज ग्रुप्स के ऊपर यहाँ पे फोकस करना चाहता है। तो हमारे जो भी कस्टमर्स है, हम उसको डेमोग्राफिक्स पर डिवाइड करते हैं, चाहे वो इनकम लेवल वाइज हो, चाहे वो जेंडर वाइज हो, चाहे एज वाइज हो, एंड अकॉर्डिंगली अपने प्रोडक्ट्स में यहाँ पे चेंजेस लाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? तो दैट इज अ कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स। अगेन, अगर मैं यहाँ पे कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स की बात करूं, तो बेटा मार्केट कॉम्पिटिशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर समय के साथ आपके लिए कंपटीशन बढ़ते जाता है, तो यहाँ पे कंपटीशन को सर्वाइव करना, अकॉर्डिंगली अपने बिजनेस को एडजस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन का, जो हमारे ये वोडाफोन है, एयरटेल है, आइडिया है, रिलायंस जियो है, एक्सेट्रा। तो जब यहाँ पे मार्केट में ज्यादा टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज नहीं थी, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में वोडाफोन और एयरटेल, ठीक है, यही दो मेजर कंपनीज यहाँ पे मार्केट में चल रही थी, और कंपेरेटिव इनके जो प्राइसेस थे वो भी बहुत ज्यादा थे। धीरे धीरे जैसे कंपटीशन बढ़ा, जैसे जियो मार्केट में आया, तो इन्होंने भी अपने प्राइसेस को कम किया। तो ये कंपटीशन कितना है, कंपटीशन आगे जाके क्या बढ़ेगा, अगर बढ़ेगा तो हमें मार्केट में सर्वाइव करना है, तो उसके लिए क्या प्लान है, प्राइसिंग में क्या चेंजेस लाने होंगे, प्रोडक्ट में क्या चेंजेस लाने होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट, जो कि है आपके सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स की बात करूं, तो इसमें जो सोसाइटी में आने वाले चेंजेस है, मतलब सोसाइटी में जो रहने वाले लोग हैं, उनकी जो लाइफस्टाइल है, लिविंग स्टैंडर्ड्स है, उनका जो इनकम लेवल है, उनका जो टेस्ट प्रेफरेंस हैबिट्स है, जो कल्चर्स है, जो ट्रेडिशंस है, जो वैल्यूज है, इनमें आने वाले चेंजेस के मुताबिक अपने बिजनेसेस को यहाँ पे एडजस्ट करना, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल यहाँ पे देती हूँ, और एक एग्जाम्पल गिवन है, बट मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देना चाहूंगी। अब आज की तारीख में देखेंगे तो पहले जैसे त्योहार है, तो त्योहार पे इंडिया में एक कल्चर है कि भाई त्योहार है तो मीठा तो घर पे आता है। हम त्योहारों पे अगर लोगों के घर पे भी जाते हैं, जैसे रक्षाबंधन है तो बहन भाई के घर पे जा रही है या भाई बहन के घर पे आ रहा है, तो ऐसे केस पे मीठा तो भाई भूलेंगे नहीं। तो त्योहार पे स्वीट का कंजम्पशन इंडिया में आम बात है, बट धीरे धीरे जैसे लोगों की लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, उनकी पसंद चेंज हो रही है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो मार्केट में चॉकलेट्स का अवेलेबल होना, जैसे पहले कैसे होता था सिर्फ ट्रेडिशनल डेजर्ट्स अवेलेबल होते थे, अब यहाँ पे चॉकलेट्स और उसकी वैरायटीज अवेलेबल है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे मीठे में चॉकलेट्स प्रेफर करते हैं, ज्यादा लंबा समय चल जाता है, ज्यादा टाइम चल जाता है, अट्रैक्टिव पैकेजिंग होती है, ये प्रेफर करते हैं, तो उस तरीके से मिलना शुरू हो गया। अब आप त्योहारों पे मिठाई की दुकान पे जाओगे तो मिठाइयाँ मिलेगी, साथ साथ अट्रैक्टिव चॉकलेट्स मिलेगी। उसके साथ साथ अभी जो लोग हैं, उनका जो डायबिटिक वाले जो लोग हैं, उनका भी यहाँ पे जो काउंट है बढ़ते जा रहा है, तो आपको शुगर फ्री डेजर्ट्स मिलना शुरू हो गए हैं।
कहने का मतलब ये है कि जब लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स में चेंज आ रहा है, लोगों के पसंद में चेंज आ रहा है, तो अकॉर्डिंगली बिजनेसेस और उनके प्रोडक्ट ऑफरिंग में भी चेंज आ रहा है। ठीक है, जो एग्जाम्पल यहाँ पे आपकी किताब में गिवन है वो कहता है कि कंपनी सेल्स प्रोडक्ट्स फॉर वुमेन मस्ट बी एबल टू कनेक्ट विद द अदर वुमेन्स इमोशनल और फाइनेंशियल वैल्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे जो आज देखोगे तो आज कंपेरेटिवली जो वर्किंग वुमेन है, जो लड़कियों को पढ़ाना है, ये कल्चर इंडिया में बढ़ते जा रहा है। तो कंपनीज प्रोडक्ट्स भी अकॉर्डिंगली यहाँ पे बनाते जा रही है, प्रोडक्ट्स भी अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करते जा रही है और इस हिसाब से अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग भी एडजस्ट करते जा रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, तो दैट इज अ ग्लोबल फैक्टर्स। अब ग्लोबल फैक्टर्स की अगर बात करूं तो यहाँ पे जो चेंजेस एट द वर्ल्ड लेवल होते हैं, इन फैक्टरल चेंजेस की मैं यहाँ पे बात करती हूँ। एक कंपनी दोनों डोमेस्टिक चेंजेस मतलब एक कंट्री में आने वाले चेंजेस और साथ ही साथ जो फॉरेन कंट्री में आने वाले या ग्लोबल वेरिएबल में आने वाले चेंजेस है, इन दोनों को हैंडल करना बेटा बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आप अपने लोगों को ट्रेन करोगे। मान के चलिए से टेक्नोलॉजिकल प्रोग्राम्स आए, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए एट द ग्लोबल लेवल, तो नई टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए तैयारी रखनी पड़ती है और अकॉर्डिंगली अपने लोगों को इन्फॉर्म रखना पड़ता है, अकॉर्डिंगली अपने लोगों को यहाँ पे ट्रेन करना पड़ता है। ठीक है, तो ग्लोबल फैक्टर्स में उसमें आने वाले चेंजेस को भी स्टडी करना, इसका हमारे बिजनेस के ऊपर क्या असर हो सकता है, इसको स्टडी करना भी बहुत ही ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट। अब यहां पे हम जो देख रहे हैं, ठीक है, दिस इज द टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अगेन ये मैं आपको शुरुआत में ही बता चुकी हूं कि अगर मैं बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करूं, उसके अगर फैक्टर्स की बात करूं, तो उसमें दोनों इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल दोनों फैक्टर्स और उनके इंपैक्ट जो है बिजनेस एनवायरनमेंट पे आ जाता है। अगर मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली इंटरनल फैक्टर्स की बात करूं, तो इंटरनल फैक्टर्स में जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है, ठीक है, फिजिकल रिसोर्सेज है, आपके एम्प्लॉयज है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है, जो ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट है, जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चरल चेंजेस है, वैल्यू फ्रेमवर्क है, बिजनेस पाथ है, ये सारे इंटरनल फैक्टर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन है। इनके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल होता है। ऑर्गेनाइजेशन चाहे तो इनको चेंज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। बट कुछ फैक्टर्स एक्सटर्नल टू द बिजनेस होते हैं जिसके ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल 100% नहीं होता, या तो आप कह सकते हो बिल्कुल ही नहीं होता और आपको सिर्फ उसके मुताबिक एडजस्ट करना है। जैसे चेंज इन पॉलिटिकल फैक्टर्स है, गवर्नमेंट की कोई भी नई पॉलिसी आ रही है, कोई भी नया प्रोग्राम अनाउंसमेंट है। उसके अलावा एनवायरमेंटल चेंजेस है, लीगल चेंजेस है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है, सोशियो कल्चरल चेंजेस है, या फिर इकोनॉमिक चेंजेस इन अ कंट्री है। ये सारी एक्सटर्नल फैक्टर्स यहाँ पे है। टेंशन नहीं लेना है, इनको एक एक करके डिटेल में करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं विद द फर्स्ट पार्ट, जो कि है इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट की अगर मैं बात करूं तो ये सारे ऐसे फैक्टर्स है विच इज इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, या कहीं ना कहीं जिसके ऊपर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका कुछ हद तक यहाँ पे कंट्रोल होता है। इंटरनल एलिमेंट्स ऐसे होता है जो बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, बिजनेस में अफेक्ट करते हैं, बिजनेस में यहाँ पे कहीं ना कहीं बदलाव लाते हैं, लेकिन इनको कंपेरेटिवली कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, कुछ इंटरनल फैक्टर्स में सबसे पहले आता है एक बिजनेस या तो एक कंपनी का वैल्यू फ्रेमवर्क। वैल्यू फ्रेमवर्क का मतलब क्या है कि बिजनेस अपने प्रोसेसेस को किस तरीके से जज करता है। देखिए बेटा, हर एक बिजनेस के ना कुछ अपने वैल्यूज होता है। जैसे कि कुछ बिजनेसेस कहते हैं कि ठीक है हमें सेल्स करना है, कैसे भी सेल्स करना है, हो सकता है हमें कस्टमर को उल्लू बनाना पड़े, हो सकता है हमें कस्टमर को यहाँ पे मिसलीड करना पड़े, मिस इन्फॉर्मेशन देनी पड़े, लेकिन मेरे को अगर सेल्स करना है ना तो मैं यहाँ पे सेल्स तो करके ही रहूंगी। कुछ बिजनेस कहते हैं नहीं 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 नहीं, कस्टमर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और कस्टमर का जो हम पे भरोसा है, जो उनकी लॉयल्टी है, वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। भले हमारे सेल्स थोड़े से कम होंगे हमें चलेगा, लेकिन हमें मार्केट में फ्यूचर में भी सर्वाइव करना है, लॉन्ग टर्म में भी सर्वाइव करना है। तो इसीलिए हम कभी भी कस्टमर को चीट करके, फ्रॉड करके, मिसलीड करके, गलत इंफॉर्मेशन देके यहाँ पे सेल्स कतई नहीं करेंगे। तो ये होता है कहीं ना कहीं बिजनेस का वैल्यू फ्रेमवर्क, जो उनके एम्प्लॉयज को, वो कैसे काम करते हैं, एम्प्लॉयज को क्या बताया जाता है, क्या सिखाया जाता है, क्या करने कहा जाता है, ये उसके ऊपर अफेक्ट जरूर करता है। नेक्स्ट क्या है, तो दैट इज अ बिजनेस पाथ।
बिजनेस पाथ की अगर बात करूं तो कोई भी कंपनी का एक पर्पस होता है, एक गोल होता है जिसके लिए वो यहाँ पे काम करता है। आपका क्या गोल है, आपका क्या पर्पस है, आपका क्या विजन मिशन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप हमेशा बिजनेस उसी तरीके से करोगे जिससे आप अपने बिजनेस पाथ पे चल सको, आप अपने गोल को अचीव कर सको और उसके मुताबिक आप बिजनेस के प्लान्स है, वैल्यू फ्रेमवर्क है, स्ट्रैटेजीज है, ये यहाँ पे बनाओगे। नेक्स्ट क्या है, तो दैट इज द बिजनेस स्ट्रक्चर। तो हम यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, जो एक हायरार्की बनाता है कि टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है, लोअर लेवल है, ठीक है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, ये मैनेजर है, ये असिस्टेंट मैनेजर है, ये लीडर है। तो ये जो हम एक हायरार्की, एक बिजनेस का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, जहां पे हम बिजनेस को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, लोगों को डिफरेंट पोजीशंस में डिवाइड करते हैं, इसी को कहते हैं बिजनेस स्ट्रक्चर या तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये बिजनेस स्ट्रक्चर जो है, एम्प्लॉयज का जो रोल है, उनकी जो अथॉरिटी है, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी जो पोजीशनिंग है, इसके ऊपर यहाँ पे अफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये जो डिफरेंट बिजनेस स्ट्रक्चर्स है, कहीं ना कहीं इसके मुताबिक भी बिजनेस का जो फंक्शनिंग है ये तय होता है, बिजनेस पे किस तरीके से डिसीजन लिए जाते हैं, ये यहाँ पे इंपैक्ट करता है। नेक्स्ट क्या है, तो इसको हम कहते हैं द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ठीक है, या तो आप इसको कहीं ना कहीं कल्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हो। अब ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर बेटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ कंपनी आप क्या कल्चर फॉलो करते हो, ठीक है, क्या चीजें हैं जिसके ऊपर आप डटे रहते हो, आपके जो एम्प्लॉयज है, जो आपके क्लाइंट्स है, जो आपके शेयर होल्डर्स है, आप उनको कैसे ट्रीट करते हो, आप उनको कितना इंपॉर्टेंट मानते हो, आप उनके लिए कितना करते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके लिए आपके स्टेक होल्डर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए आपके कस्टमर्स मायने नहीं रखते, तो आप अपने प्रोडक्ट की सर्विसेज या कस्टमर कंप्लेन अटेंड करने में या कस्टमर सर्विस देने में इतना ज्यादा फोकस नहीं करोगे। बट ऑन द कॉन्ट्ररी आप कहते हो कस्टमर इज अ किंग ऑफ द मार्केट, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारे कस्टमर्स है, तो उनकी हर सजेशन, हर कंप्लेन को आप सुनोगे, और यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, तो दैट इज योर ह्यूमन रिसोर्सेस। ह्यूमन रिसोर्सेस मतलब बेसिकली आपकी कंपनी में काम करने वाला हर एक लेबर, हर एक एम्प्लॉय। तो यहाँ पे जो ह्यूमन रिसोर्सेस है उसको वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स इन अ कंपनी माना जाता है। आप कंपनी खड़ी भी कर दोगे, लेकिन बेटा आपका काम कौन करेगा, ये ह्यूमंस ही करेंगे, ये एम्प्लॉयज ही करेंगे, और इसीलिए इनको बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कंपनी में, कंपनी के सक्सेस में यहाँ पे माना जाता है। तो ये जो ह्यूमन रिसोर्स है, आप उनको कैसे मैनेज कर रहे हो, आप उनके लिए क्या चीजें कर रहे हो, आप उनको क्या बेनिफिट्स दे रहे हो, आप उनको कैसे ट्रीट कर रहे हो, कैसे ट्रेन कर रहे हो, ये भी आपके बिजनेस, उसकी फंक्शन को अफेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, तो दैट इज योर फिजिकल रिसोर्सेस। तो हर एक बिजनेस बेटा काम करने के लिए उनके पास कुछ फिजिकल रिसोर्सेस होते हैं, मशीनरी है, इक्विपमेंट्स है। तो किस तरीके की मशीनरी है, किस तरीके के इक्विपमेंट्स है, लेटेस्ट है कि नहीं है, कितने स्ट्रॉन्ग फिजिकल एसेट्स है आपके पास, ये भी आपके बिजनेस, उसके फंक्शनिंग, उसके सर्वाइवल को यहाँ पे अफेक्ट करता है। राइट, नेक्स्ट क्या है, तो दैट इज द टेक्नोलॉजी जो कि आप बिजनेस में यहाँ पे यूज कर रहे हो। टेक्नोलॉजी एक लौता ऐसा फैक्टर है, इसको याद रखना क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। बेटा टेक्नोलॉजी एक लौता ऐसा फैक्टर है जो इंटरनल एनवायरनमेंट में भी आता है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में भी आता है। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी जो है अगर बिजनेस यूज कर रहा है, ठीक है, मतलब मैं अगर एक कंपैरिजन कर रही हूं कि मेरी कंपनी है ए, मेरी कॉम्पिटिटर कंपनी है बी, तो मेरे कंपटीशन के सामने मैं जो टेक्नोलॉजी यूज कर रही हूँ वो कहाँ स्टैंड करता है। उनके सामने मेरी टेक्नोलॉजी बहुत वीक है, बहुत आउटडेटेड, पुराने जमाने की टेक्नोलॉजी यूज कर रही हूँ, या तो मेरी टेक्नोलॉजी सबसे लेटेस्ट, सबसे अच्छी है। ये जो हम कंपेरिजन करते हैं ना, दिस इज इंटरनल टेक्नोलॉजी, कि बाबा आपके कॉम्पिटिटर के सामने आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आप कॉम्पिटिशन में कहाँ पे फिलहाल हो। लेकिन जब हम टेक्नोलॉजिकल एक्सटर्नल फैक्टर्स कहते हैं, तो जो भी मार्केट में टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आता है, कोई नया इनोवेशन होता है, कोई अपग्रेड आता है, कोई नया प्रोडक्ट बनकर आता है, ये सारी चीजें एक्सटर्नल में चले जाती है। ओके, चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द सेकेंड पार्ट जो कि है आपका यहाँ पे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की अगर बात करूं तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बिजनेस के कंट्रोल के बाहर है, और इसीलिए ये सबसे ज्यादा यहाँ पे क्रूशियल माना जाता है, जिसको आप पेस्ले से भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, PESTLE, पेस्ले। अब पेस्ले को अगर मैं फुल फॉर्म तरीके से बताऊं, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ एक्सटर्नल
एनवायरमेंट। क्या है शॉर्ट फॉर्म? तो दैट इज पेस्ले। पेस्ले में P स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल, E stands for economic, S stands for social, T stands for technological, L stands for legal, and again E stands for environmental. तो ये सारे के सारे जो है ये आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट है जो कि बिजनेस को अफेक्ट करते हैं और प्लस बिजनेस के कंट्रोल के बाहर है। तो ये सारे फैक्टर्स को एक शॉर्ट एब्रीविएशन में डाला गया है पेस्ले। अगेन याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इन्हीं फैक्टर्स को एक एक करके बेटा यहाँ पे हम डिटेल में करेंगे। और सबसे पहला फैक्टर है यहाँ पे आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। अगर कोई भी पॉलिटिकल चेंज आता है, अगर कोई भी गवर्नमेंट में चेंज आता है, अगर गवर्नमेंट कोई भी नई पॉलिसी अनाउंस करता है, कोई भी नया प्रोग्राम अनाउंस करता है, ये सारी चीजें पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आती है। गवर्नमेंट चेंज होना, गवर्नमेंट के जो इंटरनेशनल रिलेशंस है वो चेंज होना, गवर्नमेंट का नया प्रोग्राम अनाउंस करना, कोई नई पॉलिसी अनाउंस करना, कोई नया अभियान अनाउंस करना, ये सारी चीजें बेटा आपके पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आती है। इस पॉलिटिकल चेंजेस का जो अफेक्ट है बिजनेस पे, अगेन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? तो यहाँ पे एक एग्जांपल भी गिवन है, आप चाहो तो रेफर कर सकते हो कि जैसे अगर प्रो बिजनेस गवर्नमेंट है, ऐसी गवर्नमेंट है जो बिजनेस को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है, तो चाहेगी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा बढ़े और हमारे कंट्री में ज्यादा से ज्यादा बिजनेस हो। लेकिन कोई गवर्नमेंट बदल जाती है, वो कहती है कि क्यों फॉरेन इन्वेस्टमेंट करेंगे, अपने लोगों को सपोर्ट करेंगे, वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट रोकेगी तो बिजनेस काउंट कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है सेकेंड आपकी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ या कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री है जो कि हमेशा फॉलो होना चाहिए, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस है जैसे जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज है, उनकी जो भी इन्फ्लुएंस है, उनकी जो भी सोच है, उसके अलावा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। ठीक है, जो हमारी गवर्नमेंट ऐसे बदलते रहती है ना, तो दिस इज नोन एज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, एक बार गवर्नमेंट इलेक्ट हो चुकी है, अभी वो आसानी से फंक्शनिंग कर रही है, या तो गवर्नमेंट वापस चेंज होने वाली है, ठीक है, तो ये चीजें भी बेटा पार्ट ऑफ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है। बेसिकली पॉलिटिकल एनवायरनमेंट 100% आपके गवर्नमेंट से जुड़ा है। तो गवर्नमेंट की जो भी सोच है, चेंजेस इन द गवर्नमेंट है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में जो चेंजेस है, इंटरनेशनल गवर्नमेंट के रिलेशंस है, गवर्नमेंट की जो आइडियोलॉजी है, ये सारी चीजें बेटा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आती है। ठीक है, उसके अलावा जो इमेज ऑफ द कंट्री है, बेसिकली इंटरनेशनल इमेज ऑफ अ कंट्री है, जो फॉरेन पॉलिसी अलाइनमेंट्स है, जो दूसरे कंट्रीज के साथ हमारी फॉरेन पॉलिसीज है, जो लॉज गवर्निंग बिजनेसेस है, ये सारी चीजें बेटा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का यहाँ पे हिस्सा है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट इम्पैक्ट इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री के ऊपर भी करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट कहती है कि हम बिजनेसेस के लिए सब्सिडीज ला रहे हैं, बिजनेस के लिए डिफरेंट पॉलिसीज ला रहे हैं, जैसे स्टार्टअप इंडिया है, स्टैंड अप इंडिया है, मेक इन इंडिया है, जो लास्ट सेशन में मैंने आपको पढ़ाया था, ये सारी पॉलिसीज गवर्नमेंट ने बिजनेसेस और उसके सपोर्ट और उसकी ग्रोथ के लिए अनाउंस करी। तो इसका इम्पैक्ट बेटा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पे होगा। बिजनेसेस बढ़ेंगे, गवर्नमेंट को टैक्सेस ज्यादा मिलेगा, कंट्री की ग्रोथ होगी, कंट्री का डेवलपमेंट होगा, कंट्री का जीडीपी बढ़ेगा, कंट्री का नेशनल इनकम बढ़ेगा, तो बेटा इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री तो बदलेगी ना, राइट। नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट आपका है दैट इज द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। स्टेटमेंट याद रखना कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का इनडायरेक्ट इफेक्ट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पे होता है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की अगर मैं अभी बात करूं तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में जो चेंजेस इन इकोनॉमिक कंडीशंस आते हैं, ये सारे चेंजेस पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है। अगर गवर्नमेंट टैक्सेस चेंज करता है तो उसके मुताबिक जो इकोनॉमिक कंडीशंस में चेंजेस आते हैं, जो लोगों की स्पेंडिंग लेवल में चेंजेस आते हैं, ये पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है। कंट्री में अगर इन्फ्लेशन डिफ्लेशन होता है, ये पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है। कंट्री में अगर स्टॉक मार्केट में चेंजेस आते हैं, ये पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है। तो इकोनॉमिक कंडीशंस अगर बदलती है, इकोनॉमिक कंडीशंस में अगर कोई भी चेंजेस आते हैं, तो इसको हम पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट यहाँ पे कहते हैं। अब इसमें आप डोमेस्टिक कंट्री में चेंजेस की बात करो, ग्लोबल इकोनॉमी में चेंजेस की बात करो, दोनों यहाँ पे पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है।
इसके क्या डिफरेंट कंपोनेंट्स है, तो जो भी कंट्री की इकोनॉमिक सिस्टम है, जैसे इंडिया एक मिक्स इकोनॉमी फॉलो करती है, तो हर एक कंट्री से डिफरेंट इकोनॉमिक कंसेप्ट्स को फॉलो करती है, ये पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है। उसके अलावा जो इकोनॉमिक पॉलिसीज होती है, ठीक है, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी है, डिमांड सप्लाई कंट्रोल पॉलिसी है, तो ये सारी जो पॉलिसीज है इट इज अ पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, क्योंकि यहाँ पे हम डिमांड सप्लाई इनको चेंज करने की, इनको कंट्रोल करने की इन पॉलिसीज के द्वारा कोशिश कर रहे हैं। इकोनॉमिक इंडाइसिस है, ठीक है, जिससे हम कंट्री का जो ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है, ऐसे इंडिकेटर्स जिनसे हम कंट्री के ग्रोथ डेवलपमेंट को जज करते हैं, जैसे कंट्री का जीडीपी है, जैसे कंट्री का पर कैपिटा इनकम है, नेशनल इनकम है, जीएनपी है, एनएनपी है, ये सारी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जिससे कंट्री की ग्रोथ डेवलपमेंट को जज किया जाए। नेक्स्ट है कंट्री की फाइनेंशियल मार्केट, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कंट्री के अगर स्टॉक मार्केट में, उसके प्राइसेस में, मनी मार्केट है, कैपिटल मार्केट है, उसमें अगर चेंजेस आते हैं दैट इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। उसके अलावा जो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर है एक्सेट्रा, राइट, तो सारे ऐसे चेंजेस जिसका इम्पैक्ट जो है इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ अ कंट्री के ऊपर होता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज अ सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट की बात करूं तो यहाँ पे जो सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं उनकी जो चेंजेस है उसको हम सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट कहते हैं। लोगों की पसंद नापसंद बदलना, लोगों की प्रेफरेंसेस चेंज होना, लोगों की लाइफस्टाइल चेंज होना, इनकम लेवल चेंज होने की वजह से जो उनकी स्पेंडिंग है उसमें चेंजेस आना, उनकी जो डिमांड ऑफ प्रोडक्ट्स है उसमें चेंजेस आना, ये सारी चीजें बेटा पार्ट ऑफ सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट है, राइट। एग्जाम्पल कुछ दिए गए हैं, जैसे कि करंट ट्रेंड टुवर्ड्स अ वेस्टर्न लाइफस्टाइल हम यहाँ पे देख रहे हैं। कंपैरेटिवली जो वेस्टर्न प्रोडक्ट्स है उनकी जो डिमांड है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं इंडिया में। सिमिलरली मैंने आपको लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में चेंजेस बताए एंड सो ऑन, राइट। नेक्स्ट क्या है, तो उसके मेन कंपोनेंट जैसे कि डेमोग्राफिक फोर्सेस है, ठीक है, तो जो भी साइज, कंपोजिशन, मोबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन है बेटा ये भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट पे। अगर हमारे यहाँ पे जो पॉपुलेशन है उसमें ज्यादातर यहाँ पे यूथ है, ठीक है, यंगस्टर्स है, तो उसकी वजह से जो उनके प्रेफरेंसेस है, जो उनके चॉइसेस है वो भी बेटा अकॉर्डिंगली ही होंगे। नेक्स्ट क्या है, तो दैट इज द सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड ग्रुप्स, ठीक है, तो जो भी ऐसे सोशल ग्रुप्स होते हैं, जो भी सोशल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उसके अलावा जो कास्ट स्ट्रक्चर है, जैसे इंडिया में बहुत सारे कास्ट है, रिलीजन्स है, उनके डिफरेंट कल्चर्स है, उनके डिफरेंट वैल्यूज है, ट्रेडिशंस है, फेस्टिवल्स है, उसके अलावा जो एजुकेशन सिस्टम एंड लिटरेसी रेट है, क्योंकि अकॉर्डिंगली भी लोगों की जो सोच है, लोगों का जो प्रोडक्ट प्रेफरेंस है वो चेंज हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है दैट इज कस्टम्स, बिलीव्स, वैल्यूज, ट्रेडिशंस, रिलीजन्स, लाइफस्टाइल्स एक्सेट्रा। तो लोगों के जो भी ट्रेडिशंस है, कस्टम्स है, बिलीव्स है, वो चीज है, ओके। चलिए आगे जाते हैं, दैट इज टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द पीपल एंड एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट। क्या लोगों की पसंद है, क्या लोगों की नापसंद है, क्या लोगों को अच्छा लगता है, क्या चेंजेस आए हैं इसमें, ये भी पार्ट ऑफ सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट है। बेसिकली बेटा मैं सोशल एनवायरनमेंट की अगर बात करूं तो ये मेन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी के ऊपर फोकस करता है। जैसे कि एक सिंपल से आपको मैं यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। अगर आप रक्षाबंधन पे ना ऑनलाइन राखी ऑर्डर करोगे, ठीक है, बहुत बार ऐसे होता है कि आजकल फैसिलिटी आ गई है, खैर पहले तो नहीं थी, पहले तो लोग राखी पोस्ट ही करते थे, अगर जो आपका ब्रदर है वो यहाँ पे नहीं रहता है, दूर रहता है, तो आप जो है राखी पोस्ट करते थे। अब धीरे धीरे ऑनलाइन ये चीजें मिलने लग गई है, तो हमें लगता है चलो जाओगे पोस्ट ऑफिस, जाओगे पोस्ट करोगे, उससे अच्छा हम ऑनलाइन ही भिजवा देते हैं। तो अभी अगर आप राखी कभी भी ऑनलाइन करोगे ना, तो एक चीज ऑब्जर्व करना कि राखी के साथ ना कॉम्बो ऑफर आता है। जैसे राखी के साथ जो रोली चावल है, ठीक है, वो जो कुमकुम लगाता है वो रोली चावल है, वो वहां पे पैकेट में साथ में आता है, क्योंकि हमें पता है कि भाई इंडिया का ट्रेडिशन है कि भैया को राखी बांधेंगे तो पहले यहाँ पे रोली है, देन चावल लगाएंगे, ठीक है, देन राखी बांधेंगे, देन मीठा खिलाएंगे, तो ये चीजें साथ में मिलती है। तो लोग ज्यादातर क्योंकि उसी को प्रेफर करते, उसी को ऑर्डर करना चाह रहे हैं। अब मिठाई में मिठाई भी अवेलेबल है, छोटी सी चॉकलेट भी अवेलेबल है, तो यहाँ पे मैं मल्टीपल प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन बना रही हूँ इस तरीके से, क्योंकि ये लोगों की यहाँ पे वैल्यू है, बिलीफ है, ठीक है, हमारा कल्चर है। तो ये चीजें बेटा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो कि कहीं ना कहीं अकॉर्डिंगली कंपनी की जो स्ट्रैटेजी है, किस तरीके से प्रोडक्ट ऑफरिंग रखना है, किस तरीके से पैकेजिंग रखनी है, इन चीजों के ऊपर यहाँ पे इम्पैक्ट करती है, ओके।
नेक्स्ट क्या है, तो दैट इज टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर कोई भी चेंज इन द टेक्नोलॉजी आता है, दिस इज अ पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट। कोई नया प्रोडक्ट का आविष्कार होता है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कोई चेंजेस आते हैं, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशंस आते हैं, न्यू फीचर्स आते हैं, तो ये सारी चीजें बेटा यहाँ पे पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट या तो चेंजेस इन टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट है। आज की तारीख में बेटा टेक्नोलॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बिजनेस बन चुका है। ज्यादातर बिजनेसेस हर सेक्टर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा, बट है तो सही। जैसे सर्विस इंडस्ट्री है तो उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज्यादा हो सकता है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स है उसमें कम हो सकता है, बट है तो सही बॉस। तो इस केस में टेक्नोलॉजिकल जो एनवायरमेंट है उसमें जो आने वाले चेंजेस है इसके ऊपर फोकस करना, अकॉर्डिंगली अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है स्मार्ट वॉचेस का, ठीक है। तो अभी जो स्मार्ट वॉचेस कल्चर बढ़ते जा रहा है, आप देखोगे तो जो बड़े बड़े ब्रांड्स है जैसे फास्ट ट्रैक है या फॉसिल है, ठीक है, सैमसंग है, ये ब्रांड्स भी इस मार्केट में आ चुके हैं, क्योंकि कंपेरेटिवली लोग जो आजकल स्मार्ट वॉचेस को प्रेफर कर रहे हैं ओवर ट्रेडिशनल वॉचेस, तो भाई स्मार्ट वॉचेस बनना भी अकॉर्डिंगली बढ़ गए हैं, ठीक है। चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अगर मेन कंपोनेंट्स की बात करूं तो इसमें सबसे पहले आता है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एंड डिफ्यूजन। क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजी खत्म होती जा रही है, न्यू अप्रोचेस टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज को नए तरीके से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ बनाना, यूज ऑफ न्यू प्रोसेसेस एंड इक्विपमेंट्स। अगर हम यहाँ पे नए इक्विपमेंट्स का आविष्कार करते हैं, कोई नया प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इन्वेंट करते हैं, उसके अलावा ट्रांसफर ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी है जो हम टेक्नोलॉजिकल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते हैं, इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन कॉस्ट, क्वालिटी एंड वैल्यू चेंज है। जाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी के कारण कॉस्ट चेंज भी आया है, टेक्नोलॉजी के कारण जो प्रोडक्टिविटी चेंजेस है वो भी आए हैं, कंपेरेटिवली काम जल्दी हो जाता है, इजीली हो जाता है, ऑटोमेटेड हो जाता है। तो ये सारी चीजें बेटा पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, ठीक है। टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट कभी भी एक कंपनी के फाइनल गुड्स के ऊपर होता ही होता है। अगर एक कंपनी है जो अपनी टेक्नोलॉजी को चेंज करती है, नई टेक्नोलॉजी अपनाती है और अपना प्रोडक्शन करती है, तो उनका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसमें बदलाव होगा। हो सकता है कि उनकी प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज हो सकता है कि उनकी आउटपुट में भी इंक्रीज यहाँ पे हो, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट मतलब क्या, तो जैसे मैंने बताया था हर एक कंट्री का अपना लॉ ऑफ लैंड यहाँ पे होता है और ये कायदों को फॉलो करना बेटा मैंडेटरी है। एक चीज समझना कि कायदा फॉलो करना कभी भी ऑप्शन नहीं है, उसको फॉलो करना यहाँ पे 100% मैंडेटरी है। तो एक कंट्री का जो भी लॉ ऑफ लैंड है, कंट्री के जो भी डिफरेंट कायदे हैं, उनमें अगर कोई बदलाव है, कोई नया कायदा आता है, ये सारी चीजें पार्ट ऑफ लीगल एनवायरनमेंट है। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल दिया गया है कि कोई भी अगर सिगरेट सेलिंग कंपनी है या ऐसी कंपनी जो टोबैको सेल करती है, उनके लिए कायदे के मुताबिक कंपलसरी है पैकेट पे मेंशन करना। जैसे सिगरेट के पैकेट पे मेंशन किया होता है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, टोबैको के पैकेट पे मेंशन किया होता है कि टोबैको कॉजेस कैंसर, फोटो के साथ। ये मेंशन करना जरूरी है कि लोगों को इसकी जानकारी हो, फिर भी अगर वो खरीद रहे, कंज्यूम कर रहे हैं, तो भाई वो उनकी मर्जी, ठीक है। इसके मेन कंपोनेंट्स क्या है, तो करंट लेजिस्लेशन, मतलब करंट जो आपके जो भी रूल्स है, जो लेजिस्लेशंस है, उसके अलावा इंटरनेशनल लॉज एंड लेजिस्लेशंस, रेगुलेटरी बॉडीज है जैसा आपके जो डिफरेंट कोर्ट्स है, टैक्स रेगुलेशंस है एंड सो ऑन, ठीक है। उसके अलावा जो कॉम्पिटिटिव रेगुलेशंस है, जैसे इंडिया में द कॉम्पिटिशन एक्ट है, कॉम्पिटिशन कंट्रोल बॉडीज है या काउंसिल्स है, उसके अलावा इंडस्ट्री स्पेसिफिक रेगुलेशंस या गवर्नमेंट रेगुलेशंस। इंडस्ट्री स्पेसिफिक भी रेगुलेशंस होते हैं, जैसे टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के लिए डिफरेंट कायदे हैं, एयरलाइन सेक्टर के लिए डिफरेंट कायदे हैं, तो ऐसे इंडस्ट्री वाइज भी डिफरेंट कायदे, कानून, एक्ट्स यहाँ पे बनाई गई है, ठीक है। चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट, कुछ इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन आपको गिवन है जो कि कंपनीज के लिए या बिजनेसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें हमेशा सबसे पहले आएगा द कंपनीज एक्ट ऑफ 1956। उसके अलावा जो फेमा एक्ट है ऑफ 1999, फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1948, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है ऑफ 1972, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट है ऑफ 1972, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट है ऑफ 1951,
Prevention of Food Adulteration Act of 1954, Essential Commodities Act of 2002, the Standard of Weights and Measures Act of 1956, Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, जिसको MRTP Act भी कहा जाता है, of 1969. उसके अलावा ट्रेडमार्क्स एक्ट है 1999, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट है, दैट इज 1986, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, कंपटीशन एक्ट है ऑफ 2002. उसके अलावा जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जुडिशियल डिसीजंस है, ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है. एक्ट्स गिवन है उसके ईयर के साथ, इसका मतलब ये एग्जाम में पूछा जा सकता है. तो ये एक्ट्स विद द ईयर याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. ये सारे आउट ऑफ ऑल द एक्ट्स इंपॉर्टेंट एक्ट्स है जो ज्यादातर बिजनेसेस के ऊपर लागू होते हैं. ठीक है, चलिए आगे जाते हैं बेटा फिर टू द लास्ट कंपोनेंट जो कि है आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स या तो एनवायरमेंट. ठीक है, देखिए बेटा एनवायरमेंटल फैक्टर्स की अगर बात करें तो हाँ, आज हम एक बहुत बड़े एनवायरमेंटल क्राइसिस में है. जो राइजिंग पोल्यूशन है, राइजिंग ग्लोबल वार्मिंग है, राइजिंग टेम्परेचर ऑफ ओवरऑल अर्थ है, ये अलार्मिंग सिचुएशन पे ऑलरेडी है. अगर इसको अभी कंट्रोल नहीं किया गया तो लाइफ ऑन अर्थ बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी, राइट? तो ये एनवायरमेंटल क्राइसिस की अगर बात करूं तो यहाँ पे बिजनेसेस को भी इसके अकॉर्डिंग चलना या इसके अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को एडजस्ट करना बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है. और इंडिया में भी बहुत सारे कायदे आ चुके हैं, जैसे पोल्यूशन एक्ट आ चुका है. ठीक है, बहुत सारे फैक्ट्रीज एक्ट में ऐसे कंडीशंस है कि आपको पोल्यूशन कम से कम करना है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना है, वेस्ट को डिस्पोज करने से पहले आपको अकॉर्डिंगली ट्रीट करना है एंड सो ऑन. तो ये चीजें बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है. और हाँ, इससे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हुआ है कि जो एग्रीकल्चरल टूरिज्म है, ठीक है, ऐसे जो ग्रीन कंपनीज है, जो ग्रीन एनर्जी है, इनके लिए इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हुआ है. ओके, कंपोनेंट्स की अगर बात करें ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स तो उसमें सबसे पहले आता है आपके क्लाइमेटिक चेंजेस, एग्रीकल्चर, कमर्शियल एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज, इकोलॉजिकल सिस्टम, लेवल्स ऑफ पोल्यूशन एक्सेट्रा. ठीक है, चलिए तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हाँ इंपॉर्टेंट है, इनको समझना इंपॉर्टेंट है, अपने बिजनेस को इसके हिसाब से एडजस्ट करना, अपने बिजनेस के प्रोडक्ट्स को, पैकेजिंग को इसके हिसाब से एडजस्ट करना इंपॉर्टेंट है. ठीक है, चलिए ये तो हुए आपके इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स. अब हम आते हैं टू द नेक्स्ट कंसेप्ट जो कि है यहां पे माइक्रो एनवायरमेंट ऑफ अ बिजनेस. क्या होता है माइक्रो एनवायरमेंट? माइक्रो एनवायरमेंट का मतलब है ऐसी चीजें जो बिजनेस के डे टू डे फंक्शनिंग को कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है. ये फोर्सेस बिजनेस को सराउंड करते हैं एंड बिजनेस को यहाँ पे कहीं ना कहीं उसके शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस पे, डे टू डे जो बिजनेस वर्किंग है उसको यहाँ पे अफेक्ट करते हैं. माइक्रो एनवायरमेंट में बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स है. ठीक है, जैसे कि बिजनेस के कॉम्पिटिटर्स है, तो जाहिर सी बात है कॉम्पिटिटर्स बिजनेस के जो प्रोडक्ट ऑफरिंग है, जो डे टू डे फंक्शनिंग है, बिजनेस के जो पॉलिसीज है, जो प्लान्स है, इसको अफेक्ट करेगा. नेक्स्ट है आपके सप्लायर्स, एंड वी हैव एम्प्लॉयज, शेयर होल्डर्स, मीडिया, कस्टमर्स एक्सेट्रा. ठीक है, डू नॉट वरी भाई, इसको एक एक करके डिटेल में करेंगे, इसलिए इतना क्विकली यहाँ पे बताया क्योंकि एक एक करके डिटेल में तो करना ही है. सबसे पहले हम लेते हैं हमारे बिजनेस के यहाँ पे कस्टमर्स. कस्टमर्स कोई भी बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है. ये कस्टमर्स को बेस्ट ऑफ द सर्विसेज देना, ये कस्टमर्स को सर्विसेज एट कॉम्पिटिटिव कॉस्ट या अफोर्डेबल कॉस्ट देना कोई भी बिजनेस के लिए यहाँ पे जरूरी है. तो हर एक बिजनेस यहाँ पे मेन फोकस रखता है अपने कस्टमर्स के ऊपर, उनके नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल करने के ऊपर, कस्टमर सेटिस्फैक्शन के ऊपर, कि मेरा जो कस्टमर है मेरे बिजनेस और प्रोडक्ट से सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड रहे, सो दैट वो मेरे कॉम्पिटिटर के पास ना चला जाए. तो बिजनेस का प्राइमरी फोकस बेटा उसका कस्टमर ही होता है, और वो जो भी डिसीजन लेता है, जो भी प्लानिंग करता है, कस्टमर्स उनके नीड वांट के मुताबिक ही यहाँ पे करता है, राइट? नेक्स्ट क्या है, तो दैट इज बिजनेस कॉम्पिटिटर्स. देखिए बेटा बिजनेस के ना बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटर्स हो सकता है. आज कोई भी ऐसी इंडस्ट्री मुझे नहीं पता जहां पे कंपटीशन नहीं है, जहां पे मोनोपोली चलती है. तो ये कॉम्पिटिटर्स को समझना, उनकी स्ट्रैटेजीज को समझना, उसके मुताबिक अपने बिजनेस स्ट्रैटेजीज को, प्लानिंग्स को एडजस्ट करना,
ये भी इंपॉर्टेंट है बॉस, तभी तो मार्केट में आप सर्वाइव कर पाओगे, इस कंपटीशन में यहाँ पे आगे निकल पाओगे। तो कॉम्पिटिटर्स हैं, उनकी पूरी इंफॉर्मेशन रखना, उनकी चेंजेस इन प्लान, चेंजेस इन स्ट्रैटेजी समझना, उनकी मार्केट स्ट्रैटेजी समझना, अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रैटेजीज बनाना इंपॉर्टेंट है। तभी आप मार्केट में एक टॉप पोजीशन पा पाओगे या सर्वाइव कर पाओगे या कंपटीशन में आगे निकल पाओगे। नेक्स्ट है दैट इज द एम्प्लॉयज ऑफ अ कंपनी। जैसे मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि एम्प्लॉयज अगेन माइक्रो एनवायरमेंट में भी है, मैक्रो एनवायरमेंट में भी है। जैसे हमने ह्यूमन रिसोर्स पढ़ा था, देखिए बेटा, एक कंपनी के लिए उसकी एम्प्लॉयज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट है। अगर आपके पास ऐसे एम्प्लॉयज है जो कॉम्पिटेंट है, जो ट्रेंड है, जो बहुत एफिशिएंट है, बहुत अच्छे से काम करता है, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ कंपनी अचीव करते हैं, तो ऐसे केस में आप बिजनेस को आगे ले जा पाओगे, बिजनेस को सक्सेसफुल बना पाओगे। बट इनकम्पिटेंट एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉयज जो है एफिशिएंट नहीं है, ट्रेन नहीं है, बिजनेस शायद सर्वाइव ना कर पाए, राइट। नेक्स्ट है दैट इज द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, या तो आप इनको इन्वेस्टर्स ऑफ अ कंपनी भी यहां पे कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि शेयर होल्डर्स वो लोग होते हैं जो कंपनी का शेयर्स खरीद के कंपनी को कैपिटल या फंड्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे कंपनी आगे जाके फंक्शन कर सके या अपने नीड्स एंड वांट्स को यहाँ पे फुलफिल कर सके। तो शेयर होल्डर्स बेटा अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपकी कंपनी की एक तरीके से ओनर्स है, वो कंपनी को फंड्स एंड फाइनेंसेस देते हैं, और अगर ये शेयर होल्डर्स सेटिस्फाइड है तब जाकर कंपनी आगे सक्सेसफुल बन सकती है। आगे कभी इन्वेस्टमेंट चाहिए तो मिल सकता है, आगे जाके कंपनी के शेयर प्राइसेस बढ़ सकते हैं। तो ये भी बेटा यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शेयर होल्डर्स के साथ एक इक्वेशन बनाए रखना, शेयर होल्डर्स को हमेशा सेटिस्फाइड रखना, एज अ कंपनी, एज अ मैनेजमेंट हमेशा अपने शेयर होल्डर्स का बेनिफिट सोचना, हमेशा एक ट्रांसपेरेंसी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे शेयर होल्डर्स को डिस्क्लोज करना बहुत ज्यादा एक कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कंपनी के जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स है बेटा उसको भी अफेक्ट कर सकती है। नेक्स्ट है यहाँ पे आपके कंपनी के सप्लायर्स। मान के चलिए आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो, तो आपका जो रॉ मटेरियल जहां से आता है उसको हम कहते हैं सप्लायर्स, टेक्नोलॉजी जहां से आती है उसको हम कहते हैं सप्लायर्स, टूल्स एंड इक्विपमेंट जहां से आते हैं उसको हम यहाँ पे कहते हैं सप्लायर्स। तो जो भी सप्लायर्स ऑफ अ कंपनी है बेटा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको यहाँ पे क्वालिटेटिव रॉ मटेरियल देते हैं एट अ कॉम्पिटिटिव कॉस्ट, तभी जाके आप प्रोडक्ट बना पाते हो, अच्छा प्रोडक्ट बना पाते हो, सस्ता बना पाते हो और मार्केट में बेच पाते हो। तो ऐसे सप्लायर्स को ढूंढना, ऐसे सप्लायर्स के साथ रिलेशंस बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सप्लायर्स है वो आपको रॉ मटेरियल देते हैं, अच्छे क्वालिटी का देते हैं, तब आप अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट बना के मार्केट में यहाँ पे सक्सेसफुल बन पाते हो। नेक्स्ट है द मीडिया, ठीक है भाई, मीडिया का पावर तो बताना मुझे नहीं लगता है यहाँ पे बहुत ही जरूरी है, ठीक है, बिकॉज कहीं ना कहीं मीडिया आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मीडिया कंपनी रिलेटेड पॉजिटिव चीजें लिखता है, पॉजिटिव कमेंट्स देता है, तो कंपनी की जो गुडविल है, जो मार्केट में रेप्यूटेशन है, जो नाम है वो बनता है। अगर मीडिया नेगेटिव चीजें छापता है, नेगेटिव कमेंट्स लिखता है, तो कंपनी की जो रेप्यूटेशन है, जो गुडविल है, जो मार्केट में नाम है, वो यहाँ पे गिरता है। तो मीडिया के साथ भी बेटा एक फ्रेंडली रिलेशन बनाए रखना, उनको कंपनी रिलेटेड इंफॉर्मेशन सही तरीके से देना, ये भी बेटा बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट। अब थोड़ा सा कंसेप्चुअल पार्ट यहाँ पे आता है। मेन जो इंपॉर्टेंट बिजनेस एनवायरनमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो हो चुके हैं। अब डिफरेंट ऐसे कंसेप्चुअल पार्ट्स है जो आपको बताएंगे कि इंडिया में क्या डिफरेंट चेंजेस आए हैं, क्या डिफरेंट पॉलिसीज आई है, क्या डिफरेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हुए हैं टू सपोर्ट द बिजनेस इन इंडिया। तो फर्स्ट से जो आपका टॉपिक है दैट इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, जो कि वर्ल्ड बैंक फॉर इंडिया एंड डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड, जिसको DPIIT भी कहते हैं, इससे यहाँ पे बनाया है। देखो बेटा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या होता है, पहले तो मैं आपको वो बता दूं। कोई भी बिजनेस की अगर बात करें तो वो चाहता है कि वो जहां पे भी बिजनेस करे आसानी से कर सके। अगर आप हजारों कायदे कानून, पेपर वर्क, ये लाइसेंस, वो लाइसेंस, ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसा भी करना है, वैसा भी करना है, ये करोगे ना तो बिजनेसेस यहाँ पे फंक्शन नहीं कर पाएंगे और बिजनेसेस शायद आपके देश में आएंगे भी नहीं। इसीलिए सितंबर 25, 2014 में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है श्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था जिसको हम कहते हैं द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, सो दैट वो इंडिया में डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट बढ़ा सके और फॉरेन बिजनेसेस को भी अट्रैक्ट कर सके और इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बना सके।
लेकिन मैं चाहती हूं कि फॉरेन बिजनेसेस इंडिया में आए, इंडिया में आके बिजनेस करे, तो मुझे उनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देना होगा। अगर मैं उनको इंडिया में बुलाती हूं, फिर मैं उनको कहती हूं कि देखो हमारे 1770 कायदे हैं जो आपको फॉलो करने हैं, क्या वो इंडिया में बिजनेस करना चाहेंगे? नहीं। तो इसीलिए इस इनिशिएटिव के साथ साथ उन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर भी फोकस किया। उन्होंने बहुत सारे ऐसे पॉलिसी चेंजेस लाए जिससे वो चाहते थे कि इंडिया में ज्यादा बिजनेसेस शुरू हो, ज्यादा फॉरेन कंपनी जो है इंडिया में इन्वेस्ट करे और अपने बिजनेसेस को यहाँ पे स्टार्ट करे। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने जो भी न्यू प्रोसीजर्स है उसको यहाँ पे सेटअप किए, बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए इन द एफडीआई, दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बहुत सारी चीजें आसान की, बहुत सारे सेक्टर्स में 100% एफडीआई यहाँ पे इंक्लूड किया, हर वो चीज करने की कोशिश की जिससे ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ सके। सेकेंड चीज उन्होंने क्या करी, तो सारा जो नेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके ऊपर फोकस करना शुरू किया। हाई स्पीड इंटरनेट से लेके, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके, हाई स्पीड रेलवे से लेके, हर एक चीज पे फोकस की, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर को बैकबोन ऑफ बिजनेस माना जाता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा तो बिजनेस ज्यादा बढ़ेंगे। थर्ड चीज उन्होंने क्या की, तो मेक इन इंडिया कैंपेन के ऊपर यहाँ पे फोकस किया। 25 ऐसे सेक्टर्स यहाँ पे आइडेंटिफाई किए जो पिछले चैप्टर में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, और उसमें यहाँ पे एफडीआई लिमिट को हटाकर 100% तक एफडीआई भी अलाउ कर दिया। उसके अलावा गवर्नमेंट ने न्यू माइंडसेट, बेसिकली अपनी सोच बदली। वो चाहते थे कि इस बदलाव के साथ हम एक कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करें, इतने ज्यादा रिजिड ना रहे कि ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे, ऐसा नहीं चलेगा, ये हमारा वो हमारा, ना। हम फोकस करें कि देश का फायदा जिसमें, देश का डेवलपमेंट जिसमें, हम उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है, उन्होंने यहाँ पे रैंकिंग जो है ऑफ ईज इन डूइंग बिजनेस, जो कि कंट्री की रेप्यूटेशन को इफेक्ट करती है। मुझे कैसे पता कि इस कंट्री में बिजनेस करना आसान है कि मुश्किल है? तो मैं देखती हूँ कि इसके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंक कितना है। अब रैंक अगर बहुत पीछे है, मतलब बाबा इधर बिजनेस नहीं करने का है। रैंक अगर ऊपर है, मतलब इधर बिजनेस करना आसान है, गुड ऑप्शन, इधर अपन बिजनेस कर सकते हैं। तो ये रैंक में भी बेटा इंडिया में डिफरेंस था। इन्हीं रिफॉर्म्स के कारण ये जो रैंक है, ठीक है, जो वर्ल्ड बैंक ये रैंक यहाँ पे देती है ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स, ठीक है, तो पहले इंडिया का रैंक था 138 2016 में, जिसको हम 2019 में 63 पर लेकर आए। तो जो भी डिफरेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स थे, ये जो भी डिफरेंट रिफॉर्म्स हमने डिफरेंट एरियाज में लाए, टैक्स स्ट्रक्चर में चेंजेस लाए, एफडीआई पॉलिसी में चेंजेस लाए, फॉरेन बिजनेसेस को अट्रैक्ट करने की कोशिश करी, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग किया, ये सारी चीजें ना बेटा कहीं ना कहीं ये मेहनत ने रंग दिखाया। और ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो हम रैंक में बहुत पीछे थे, मात्र आप देख सकते हो सिर्फ 3 साल में हम 138 to 63 आ चुके हैं। ठीक है, 50% से भी ज्यादा आगे आ गए, है कि नहीं? ठीक है, चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट। एडिशनली जो आपके स्टेट गवर्नमेंट्स है, चलो ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करा, पर जो आपके स्टेट गवर्नमेंट्स है उन्होंने भी बहुत सारे ऐसे एक्शन प्लान्स लाए, जिसको यहाँ पे BRAP कहते हैं, दैट इज बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान्स, जिससे मेक इन इंडिया जो कैंपेन है, जो ड्राइव है, और ज्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बन सके। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जिसको DPIIT कहते हैं, ये एक स्पेशल ऐसी बॉडी है जो ओवरऑल रेगुलेटरी एनवायरनमेंट फॉर बिजनेस के ऊपर फोकस करती है। बेसिकली कंट्री में जो भी बिजनेस होता है उसके जो प्रोसीजर्स है, जो रिक्वायरमेंट्स है, जो प्रोसेसेस है, उसके ऊपर यहाँ पे फोकस करती है। तो DPIIT ने स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक ऐसा पॉलिसी लॉन्च किया था इन दिसंबर 2014 अंडर बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान, जिसको कहते हैं BRAP। सारे जो स्टेट्स है उन्होंने स्टेट लेवल पे भी डिफरेंट ऐसे चेंजेस लाए जिससे हम स्टेट लेवल पे भी बिजनेसेस को यहाँ पे एनकरेज कर सके। 213 पॉइंट डिस्ट्रिक्ट रिफॉर्म प्लान यहाँ पे अनाउंस हुआ था, ठीक है, जिसमें जो रिफॉर्म्स है 8 मेजर एरियाज, जो कि है बिजनेस, अर्बन लोकल बॉडी सर्विस, लैंड रिफॉर्म, लैंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा। 8 ऐसे मेजर एरियाज, इसमें यहाँ पे रिफॉर्म्स मतलब बदलाव, मतलब चेंजेस यहाँ पे लाए गए।
आईआईटी जो है एक नोडल डिपार्टमेंट है, इसको प्लीज मार्क करके लेना, ये आपको पूछा जा सकता है। डीपीआईआईटी जो है एक नोडल डिपार्टमेंट है फॉर कोऑर्डिनेशन विद मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज टू रिड्यूस कंप्लायंस बर्डन ऑन सिटीजंस एंड बिजनेस एक्टिविटीज। मतलब बेसिकली स्टेट वाइज जो कायदे होते हैं, स्टेट वाइज जो बिजनेस पॉलिसीज होती है, इन पॉलिसीज को इस तरीके से बनाना, मॉडिफाई करना, उनमें चेंजेस लाना, अमेंडमेंट्स लाना कि स्टेट वाइज भी जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो यहाँ पे इंक्रीज हो सके, डिफरेंट बिजनेस जो एरियाज है उसमें इंप्रूवमेंट लाके स्टेट वाइज भी हम बिजनेसेस में बदलाव ला सके। इनके जो की फोकस एरियाज है दैट इज रैशनलाइजेशन, मतलब लाइसेंसिंग पॉलिसी, रिस्क बेस्ड या थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एंड ऑडिट, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर्स, मतलब जो मेनली पेपर वर्क मेंटेनेंस है, एलिमिनेट डिस्प्ले रिक्वायरमेंट्स, डिजिटाइजेशन इन बिजनेस। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं। अब बेसिकली जो रिफॉर्म्स हम यहाँ पे लेकर आए वो रिफॉर्म्स के बारे में भी आपको यहाँ पे बताया गया है कि मार्केट में बहुत सारे जो रिफॉर्म्स है, डीपीआईआईटी हो या मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो रिफॉर्म्स हो, ये हमने मार्केट में लाए जिससे बिजनेसेस बढ़े, मार्केट में कॉम्पिटिशन बढ़ा। ठीक है, तो ये जो कंपटीशन यहाँ पे बढ़ा, कहीं ना कहीं इससे मार्केट में जो एफिशिएंसी है, इफेक्टिवनेस है, जो कॉस्ट है, ये भी यहाँ पे रिड्यूस हुआ। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे एक एक्सरसाइज भी लॉन्च करी थी जहाँ पे रेगुलेटरी एनवायरनमेंट को उन्होंने कम करने की कोशिश की। बेसिकली जो रूल्स है, जो रेगुलेशंस है, जो प्रोसेसेस है, जो पेपर वर्क है, जो बिजनेसेस को यहाँ पे लगते हैं, उसको भी यहाँ पे रिड्यूस करने का कोशिश यहाँ पे किया गया था। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर तो स्ट्रेंथन किया, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे इलेक्ट्रिसिटी है या ट्रांसपोर्टेशन है या वाटर फैसिलिटीज है, इसके ऊपर भी यहाँ पे फोकस किया गया था। डीपीआईआईटी ने भी एक कोहेसिव कम्युनिकेशन कैंपेन लॉन्च किया था जिससे इंफॉर्मेशन जो है डिफरेंट लोगों तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी यहाँ पे पहुंचाई जा सकती है। मतलब ये जो प्रमोशंस है, जो डिफरेंट पॉलिसीज है, रिफॉर्म्स है, इसको लोगों तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का भी यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। मिनिस्टर्स एंड डिपार्टमेंट्स जो है उनको कहा गया था कि आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाओ, चेंजेस लाओ, रिफॉर्म्स लाओ, सो दैट हम भी यहाँ पे ऑल इंडिया लेवल पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ा सके। ठीक है, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर बेटा यहाँ पे फोकस किया गया। बहुत सारे ऐसे जो एजेंडा पॉइंट है, ठीक है, 5th एडिशन जो 301 पॉइंट स्टेट रिफॉर्म एक्शन प्लान है, 2020 में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जो 12 वीडियो कॉन्फ्रेंसेस एंड वर्कशॉप्स हुआ था स्टेट लेवल पे, सो दैट हम यहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स को ये 15 रिफॉर्म एरियाज है, कैसे रिफॉर्म्स आने हैं, उसके ऊपर यहाँ पे ब्रीफ कर सके। एक FAQ दैट इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस एरिया भी सेटअप किया गया था जहाँ पे जो आपके कॉमन क्वेश्चंस है उसको यहाँ पे स्टेट्स एंड यूटीज के जो क्वेश्चंस है उसको आंसर किया जाए। बेसिक एक ही यहाँ पे रीजन था बेटा, देखो एक चीज को समझो, डीपीआईआईटी हो या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, मेन फोकस क्या है? इंडिया में बिजनेसेस को प्रमोट करना। मैं चाहती हूँ इंडिया में सिर्फ डोमेस्टिक बिजनेस ही नहीं, फॉरेन बिजनेस भी यहाँ पे सेटअप हो, ओवरऑल जो बिजनेस है उसका ग्रोथ हो। तो उसके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर फोकस किया गया कि अगर बिजनेस करना आसान बनाएंगे तभी तो लोग बिजनेस करना चाहेंगे। ठीक है, उसके लिए ही ये सारी जो पॉलिसीज है यहाँ पे बनाई गई। बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स का आपको एग्जाम्पल भी गिवन है। ठीक है, जैसे डिफरेंट गवर्नमेंट वाइज है, जैसे आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, राजस्थान, गुजरात है, हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब एंड उत्तराखंड, उनमें ये बेस्ट प्रैक्टिसेस यहाँ पे मानी जाती है। ऐसे आपके बुक में बहुत सारी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसका यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है, आप इसको बस एक बार यहाँ पे गो थ्रू कर सकते हो कि स्टेट वाइज क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस लाई गई, क्या रिफॉर्म्स लाए गए, जैसे स्टेट वाइज भी ये बिजनेसेस को यहाँ पे बढ़ावा दे सके, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है यहाँ पे इजीली कर सके। ठीक है, अब ये जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है 2019 के, एक तो वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को वन ऑफ द टॉप 10 इंप्रूवर्स फॉर द 3rd कॉन्जिक्यूटिव ईयर अनाउंस किया था। टॉप 10 में हमारा नाम था। रिकवरी रेट जो थी वो 26.5 से 71.6 पहुंच चुकी थी। ठीक है, टाइम टेकन फॉर रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी जो था वो सिग्निफिकेंटली 4.3 ईयर्स से 1.6 ईयर्स तक रिड्यूस किया गया था। ठीक है, एंड इंडिया वाज maintained as the first position among South Asian countries. It was 6th in 2014. 2014 2014 में जो 6th पोजीशन पे था इंडिया, ठीक है,
वो इंडिया यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे 2019 में आ चुका था। ठीक है, तो बेसिकली ये स्टैट्स इंपॉर्टेंट है, फीचर्स को याद रख लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, जो डिफरेंट गवर्नमेंट रिफॉर्म्स आए थे, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन इंडिया यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखना, राइट। और इसी के साथ जो हमारा आज का सेशन है हम यहीं पे खत्म करते हैं। आगे बहुत ही जल्द मिलेंगे विद अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, बट तभी तक तैयारी में कमी नहीं होनी चाहिए, पढ़ते रहिएगा, क्योंकि इस बार साथ मिलकर करेंगे CSET को पार। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, हम यहाँ पे आपको जवाब जरूर दे देंगे। ठीक है, बट आज के लिए यहीं पे बाय बाय एंड टेक केयर।